नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में और उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना कैसे है ये भी आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक 2022, 2023 और 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को इसमें जो इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, उनको लगातार मतलब जो परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं उनको इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। बहुत ही मेहनत इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए करने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को आप सभी लोग पहले से लाइक कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन लेवल हमारा हाई ही रहे और बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन कर सकूं, अच्छे तरीके से वर्णन कर सकूं हर एक चीज का। एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपके लिए यह वीडियो पूर्ण रूप से समर्पित है और इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं, तो आप सभी लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों को समाहित किया है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव मतलब कि आपका क्या नाम है, जैसे बिहार के कई विश्वविद्यालय हो गए, इसके अलावा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, आपका लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, एमजेपीआरयू रोहिलखंड हो गया, बरेली विश्वविद्यालय और क्या नाम है बीयू झांसी, ठीक है, मासा कुंभरी एमजे आपका क्या नाम है उसका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय सीसी मतलब कि एससी यानी चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। इन सभी के विश्वविद्यालयों में जो पेपर लिखित होने वाला है इन सभी में आप देखेंगे यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप लोग समझे चीजों को। शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपको बिना गुमराह किए आपको हर एक चीज एकदम वास्तविकता के साथ बताता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप इसको देखिएगा, पेपर आपका आएगा, पेपर मिला लीजिएगा और फिर उसके बाद में फिर से आइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाना, कमेंट करके चले जाना, जो भी आपको करना होगा। ओपन चैलेंज करके मैं बोलता हूं, पिछले 3 वर्षों से लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इससे बाहर कुछ आने वाला आपका है नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से आखिरकार क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी को मैंने रखा है। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अच्छा, शिक्षा की संकल्पीय रूपरेखा या शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ये आपको पढ़ना पड़ता है। जब आप बीए के प्रथम सेमेस्टर में होते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है, यही पढ़ना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या क्या है। देखिए, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, हेडिंग क्या डालेंगे सबसे पहले, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। अगर ये लघु उत्तरीय पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप शिक्षा का अर्थ डाल देंगे, ठीक है, फिर उसके अंदर शिक्षा के उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। इस तरीके से लिखना होता है। जैसे अति लघु उत्तरीय में तो शिक्षा का उद्देश्य हेडिंग डाल करके आप लिख दीजिए 50 शब्द में, लेकिन लघु उत्तरीय में लिखना है उसी को, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, शिक्षा का अर्थ, फिर उसके बाद डालेंगे शिक्षा की परिभाषा, फिर डालेंगे शिक्षा का एक प्रकार से उद्देश्य। तो ये 3 हो जाएगा और लगभग आपका 200 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे या 150 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चले, उत्तर में आपको लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन दर्शन होता है। जीवन माने होता है लाइफ और दर्शन माने होता है किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया या वैचारिक दृष्टिकोण उसका। यानी दर्शन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा जैसे आपने कोई वस्तु देखी, अब हमने मान लेते हैं ये घड़ी हमने देखी, ठीक है, अगर हमारा माइंड सेट दार्शनिक होगा बेटा तो हम इसको देखेंगे, देखना ये ही दर्शन हो गया। लेकिन देख करके केवल देखना ही दर्शन नहीं हो गया, केवल शाब्दिक अर्थ हो गया, दर्शन का मतलब होता है देखना। लेकिन इसको देख करके ये घड़ी कैसे आखिरकार बनी हुई होगी, इसको बनने में कितना समय लगा हुआ होगा, इसमें क्या क्या चीज़ों, किन किन रॉ मटेरियल का प्रयोग किया गया है, किन किन तत्वों का प्रयोग करके इस घड़ी को बनाया गया है, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, इन तमाम प्रकार के जो है क्वेश्चंस इस घड़ी के बारे में जब हमारे दिमाग में उठने लगे तब जान लीजिए हमारा माइंड कैसा है, एक दार्शनिक माइंड है और इस प्रकार के देखने को ही दर्शन कहा जाता है। तो जीवन दर्शन होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया होता है और इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा का एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का नज़रिया जो है वो अलग अलग होता है। कहा भी जाता है कि नज़रिया बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, ठीक है, तो सेम ऐसा ही होता है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। यानी शिक्षा जो होती है उसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यही कारण है कि शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में विभिन्न मत देखने को मिलते हैं, यानी कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब किया है, इसके उद्देश्यों को बताया है।
कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा को बताते हैं, यानी कि शिक्षा इसलिए से आजकल बच्चे शिक्षा उपार्जन क्यों कर रहे हैं, जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं, ताकि वो नौकरी लगे और उनका घर बार सही तरीके से चल जाए। आजकल आधे से ज़्यादा लड़के तो मतलब पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी अगर आपको मिल जाती है तो अच्छे घर से रिश्ता आता है, शादी ठीक ठाक हो जाती है और घर की जो गरीबी है वो दूर हो जाती है। यानी जीविकोपार्जन के लिए बेसिकली शिक्षा आज वर्तमान में भारत में चल रही है। ठीक है। दूसरी शिक्षा होती है ज्ञान अर्जन के लिए, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो केवल ज्ञान अर्जन करने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो दो प्रकार हो गया। तो ये दो उद्देश्य इसके एक प्रकार से हैं, लेकिन ये दो उद्देश्य बेसिकली ये हमेशा सबके ही होते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, ये दोनों उद्देश्य सबके होते हैं। ठीक है। कोई चरित्र विकास को तथा कोई जीवन की पूर्णता को, कोई आध्यात्मिकता को और कोई सामाजिक कल्याण को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानता है। यानी कुछ व्यक्ति कहते हैं कि चरित्र का विकास होता है शिक्षा से, इसलिए शिक्षा जरूरी है। ठीक है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जीवन पूर्ण होता है शिक्षा के द्वारा, क्योंकि बिना पढ़ा नर पशु कहावै, यानी ऐसे व्यक्ति जो बिना शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, वो पशु के समान होते हैं। तो इसलिए मनुष्य की पूर्णता के लिए, मनुष्य बनने के लिए शिक्षा जरूरी होती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के लिए, आध्यात्मिक मतलब कि जब आप शिक्षित होंगे तभी आप आत्मा और परमात्मा के बीच के को रिलेशन को, आत्मा और परमात्मा के बीच के सहसंबंध को जान पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप शिक्षा के बारे में जानेंगे, जब आप शिक्षित होंगे तभी आपके जो स्व की अवधारणा है, आपके अंदर जो बैठा हुआ है, आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, उस ज्ञान का बाह्य प्रकटीकरण आप कर पाएंगे तब, जब आपके अंदर शिक्षा होगी मेरे प्यारे दोस्तों, तब। ठीक है। कोई सामाजिक कल्याण का, यानी कुछ कहते हैं कि शिक्षित अगर कोई व्यक्ति हो जाएगा तो उससे समाज का कल्याण होगा, समाज के लोगों को नई नई दिशा, तमाम प्रकार के सामाजिक नियम, समाज में एक प्रकार से अच्छे मापदंड सेट किया जाएगा जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वान शिक्षा को अलग अलग तरीके के उद्देश्य में बांटते हैं। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, एग्जामिनर एकदम से प्रसन्न हो जाएगा, कहेगा भैया आओ, प्रभु आप तो इंतजार रहा, आप इतना बढ़िया कैसे लिख दी हो, आओ आपका नंबर दीत बाटे। तो नंबर आपका झोरा झोरा भर भर नंबर दे, यानी अगर 5 नंबर के क्वेश्चन हुए तो आपका 5 में 5 दे सकत है। लेकिन एक ध्यान रखो, लेकिन लिखबो नीक तब मिले। अगर आप अनटेक संटा मतलब समझत हो, अवधि में कहते हैं कि बेकार, जैसे कि बेमतलब का लिख दिया, कोई भी तुक नहीं बन रहा है। कभी भी लिखें, क्वेश्चन ना भी याद हो तो क्वेश्चंस मतलब उत्तर ना भी याद हो तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिखें। क्वेश्चन में जो चीज़ें पढ़ी उसी को हेडिंग डालें और उसको बना करके लिखें, मतलब ये लगे कि हाँ इसी का उत्तर लिखा गया है। क्योंकि कोई भी उत्तर दुनिया का लिखित का ना तो पूरा सही होता है, ना ही पूरा गलत होता है। तो आपको 5 नंबर का है तो 2 नंबर कुछ ना कुछ लिखेंगे, 2 नंबर 3 नंबर तो दे ही देगा। तो मेरी सलाह है कि आप छोड़ करके मत आइएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके आप मत आइएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। चले, तो पहला उद्देश्य क्या है शिक्षा का, आप लिखेंगे। देखिए संक्षेप में शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं। पहला उद्देश्य जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी जीवन यापन के लिए। दूसरा बौद्धिक विकास के लिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं। तीसरा होता है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी होती है। ठीक है, ताकि व्यक्ति का शारीरिक विकास भी शिक्षा के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक उद्देश्य भी होता है शिक्षा का। ठीक है, चारित्र निर्माण के उद्देश्य से भी शिक्षा ग्रहण करी जाती है। सांस्कृतिक उद्देश्य मतलब होता है चूंकि कल्चर जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं, संस्कृतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। हर्ष कोविट्ज़ नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने कहा था कि संस्कृतियाँ मानव निर्मित मतलब कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग होती हैं। तो मानव कैसे बनाएगा संस्कृतियों को, जब वो पढ़ा लिखा होगा। तो संस्कृति तभी आप समझ पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। इस वजह से संस्कृति के लिए वाहन का काम करता है एक माध्यम के रूप में शिक्षा। ठीक है, जैसे आपको कहीं पर जाना है, बाजार जाना है, तो आपका साधन क्या है, मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल की भांति शिक्षा काम करती है संस्कृतियों को ले जाने में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, पांचवा चरित्र निर्माण के लिए, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, कैरेक्टर निर्माण के लिए। इसके अलावा जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य। ठीक है, सम विकास का उद्देश्य, यानी सभी का विकास हो, व्यक्ति के विकास का उद्देश्य, ये तमाम प्रकार के उद्देश्य होते शिक्षा का। ये सब पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। सामाजिक तथा नागरिकता का उद्देश्य, ये भी होता है शिक्षा का उद्देश्य। इसके अलावा परिस्थिति के अनुकूल बनाने का उद्देश्य, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तभी आप परिस्थितियों के अनुकूल चल पाएंगे, अन्यथा परिस्थितियाँ
के हिसाब से आप नहीं चल पाएंगे, आप परिस्थितियों का सामना करने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, परिस्थितियाँ आपको नष्ट कर देंगी। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इस सिद्धांत को आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। अगर आप अशिक्षित हैं तो आप प्रकृति का विरोध करेंगे, आप परिस्थितियों का विरोध करेंगे, परिस्थितियों को सही तरीके से आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे, फिर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अवकाश का उत्तम उपयोग कर पाएंगे, छुट्टियों का अच्छा उपयोग कर पाएंगे अगर आप शिक्षित होंगे तो। इसके अलावा आत्मबोध का उद्देश्य होता है। कुछ व्यक्ति तो एक प्रकार शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि उनके आत्मा का विकास हो, स्व का विकास हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को देखा। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है। 91 61 93 60 62 पर आप SMS करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपको बता दूं, अभी अगर आप जुड़ते हैं तो आपका क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा, यानी कि आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी का जो भी आपका सब्जेक्ट हो गया कोई दिक्कत नहीं, जिसका बचा हुआ है उन सभी के लिए मात्र 100 रुपीज़ आपके लिए प्राइस रखी गई है। इसी 100 रुपये में आपके लिए सभी व्यवस्था कर दी गई। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे बेटा, PDF नोट्स मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, को करिकुलर, माइनर, मेजर, सबका। इसके साथ ही साथ जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो सेकंड सेमेस्टर की जो शुरुआती क्लास होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। और सेकंड सेमेस्टर का जब कोर्स लॉन्च किया जाएगा, अभी जल्द ही जनवरी में कोर्स की व्यवस्था करी जाएगी, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसकी भी प्राइस लगभग 100 के आसपास ही रखी जाएगी, जैसे ताकि आप सभी लोग उसको एफर्ट कर सकें, सभी लोग खरीद सकें। उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेस चलेंगी और अब की बार और अच्छा करने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, जो बच्चे पहले मतलब जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ प्राइस है, कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, तो सभी लोग जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मत सोचिए कि 100 रुपये हमारे जो है चले जा रहे हैं, पेपर आपका, हमारा पेपर कल परसों में है तो 100 रुपये हम कैसे क्यों दें। 100 रुपये आप देंगे, आपका ही फायदा होगा। अभी आप बस प्रथम सेमेस्टर में हैं, आगे चल करके आप 5 सेमेस्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो अभी जुड़ जाएंगे तो आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इधर उधर जो आप भटक रहे हो, भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्थान पर आओ, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करो। और ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे आकर के कहता हूँ कि ये देखो ये आ गया वो आ गया, दुनिया भर का नौटंकी मेरे यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर सीधे सीधे क्या होता है, लेक्चर्स होते हैं, 2-2 घंटे के, 1-1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। मेहनत की जाती है आपके लिए, दिन रात मेहनत करी जाती है, कंटेंट को ढूंढा जाता है, कंटेंट आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको ध्यान में रख करके पिछले वर्ष में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, इन पर मंत्रणा होती, विश्लेषण होता है, गहन अध्ययन के बाद में तब कोई एक प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है। ऐसे तैसे नहीं आ जाते हैं हम। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपके लिए 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये में आपका बता दूं कि आप एक बार मार्केट जाओगे तो आपका 100 रुपये पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ये ना सोचें कि 100 रुपये आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, अपने पिताजी से, भाई से, या किसी दोस्त मित्र से आप करवा सकते हैं अगर आप नहीं चलाते हैं तो आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से SMS करके जुड़ सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा कवर करवाया जाता है, तो आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी अपनी कर सकते हैं। आगे चल करके आपको TGT PGT की तैयारी करनी है, आगे चल करके MA करना, तो इन सभी के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होगी आपके लिए। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा अगर कोर्स के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे गुरुदेव जो है कोर्स के बारे में काहे के लिए बता रहे हैं। हालांकि आपकी वीडियो जो होंगे यूट्यूब पर ही आएंगे, तो वीडियोस आप यूट्यूब पर देखिएगा। बाकी मतलब जो होगी क्लास कुछ प्राइवेट क्लास होंगी। ठीक है। तो प्राइवेट क्लास आपको कोर्स लेंगे तभी मिलेंगी, बाकी जो है ये क्लासेस तो यूट्यूब पर आपके लिए होती ही रहती हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न आ चुका है, व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कार्यों को बताइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। देखिए व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कई कार्य हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन, व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा के कई कार्य हैं, बताएं। देखिए व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से शिक्षा निम्नलिखित काम करती है। पहला कार्य है शिक्षा का कि शिक्षा के द्वारा आंतरिक विकास होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर बाय एजुकेशन। जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियां हैं उसका विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। मैंने बताया नहीं था कि शिक्षा के द्वारा ही आपके अंदर जो चीज़ें बसी हैं उसको आप बाह्य प्रकटीकरण कर पाते हैं। तो शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का समुचित विकास करती है, जिससे वह कल्पना करता है, जिज्ञासा द्वारा नवीन योगदान दे सकता है आगे चल करके। तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति क्या करता है, अब इमेजिनेशन पावर उसकी डेवलप होती है, वो जिज्ञासु होता है, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। दूसरी बात, व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास जो होता है ये शिक्षा के द्वारा होता है।
प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी बाय एजुकेशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब होता है चौतरफा विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास की बात करें, चाहे बौद्धिक विकास की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, या संज्ञानात्मक विकास की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें। तमाम प्रकार के विकास जो होते हैं वो शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, धार्मिक विकास यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या आध्यात्मिक डेवलपमेंट जिसको आप बोलते हैं, धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास। ठीक है, संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट जो होते हैं शिक्षा के द्वारा ही होते हैं। तो व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। तीसरा विकास होता है या तीसरा काम होता है, शिक्षा क्या करती है मनुष्य के लिए? जीवन हेतु तैयारी करवाती है, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ। यानी आपका फ्यूचर लाइफ सिक्योर हो, इसके लिए शिक्षा आपकी बहुत मदद करती है। ठीक है, शिक्षा जो होती बेटा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके प्रत्येक क्षेत्र में उसे सक्षम बनाती है कि कोई भी काम व्यक्ति कर पाएगा। व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन सुखमय तथा आनंदपूर्वक व्यतीत कर सकता है व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो। ठीक है, तालमेल उसके घर में बना रहेगा। क्लियर, एक दूसरे को लोग समझेंगे, झगड़ा लड़ाई कम होगी घर में, नहीं तो मारपीट तिसरिया होती रहती पति पत्नी में ही, भाई भाई में। चले, अगला होता है नैतिक उत्थान। चूँकि अगर आप शिक्षित होंगे तो मोरल डेवलपमेंट जाहिर सी बात है होगा। ठीक है, आपको ये पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्या करना किस सिचुएशन में सही होगा, ये सारी चीज़ें। कोई समस्या आ गई, समस्या का समाधान कैसे होगा, जब आप शिक्षित होंगे तब आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप होंगी। चरित्र को उच्च स्थान दिया जाता है। शिक्षित व्यक्ति अच्छे बुरे कार्यों में सरलतापूर्वक भेद कर लेता है, अंतर कर लेता है। फलस्वरूप वह बुरी प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास करता है और दूसरों को भी ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। बुरी संगति जो होती है वो आपको बुरा बना देती है। ठीक है, जैसे कि एक बोरा अगर आलू रखी है, उसमें 2 आलू सड़ी डाल दो, पूरा बोरा आलू का सड़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अब ये मत कहिएगा कि रहीम जी ने कहा था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का करिक सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। देखिए वो अलग है, जो आपको चंदन के वृक्ष जैसी आपको प्रकृति करनी पड़ेगी, और वैसी प्रकृति कलयुग में किसी बच्चे के पास या किसी टीचर के पास भी नहीं हो सकती है। यानी कि तुलसीदास जी का यहाँ पर चलाने का प्रयास करें क्या कि संगत से गुड़ होत हैं और संगत से गुड़ जाए, संगत से गुड़ आवत है, संगत से गुड़ जाए बेटा। यानी संगति जो होती है, कुसंगति का ज्वर, एक निबंध है आप पढ़ लीजिएगा कभी, तो कुसंग का ज्वर जो है बड़ा खतरनाक होता है, वो आपको गलत दिशा में ले जाएगा। 4 लड़के बगल में सिगरेट पी रहे हैं, 10 दिन तक पिएंगे, 11वें दिन आपका भी सिगरेट पीने का मन करने लगेगा। वो दारू पी रहे हैं, आपका भी दारू पीने का मन करने लगेगा, क्योंकि गुण आपका वही आएगा जो आप देखेंगे। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से शिक्षा इन सभी चीज़ों से आपको बचाती है। इसके अंदर मानवीय गुणों का विकास करती है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वर्च्यूज़, शिक्षा के माध्यम से घृणा, द्वेष, क्रोध, लालच, ये सब इससे छुटकारा पाते हैं। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो घृणा किसी से नहीं करता, द्वेष नहीं रखता किसी से, क्रोध नहीं आता उसको, लालच की भावना कम रहती उसमें। ठीक है, और सद्भावना, प्रेम, सहकारिता, दया, इन सभी का डेवलपमेंट होता है। अब वो किसी को सहानुभूति का प्रेम, सहानुभूति प्रेम की भावना सबके प्रति रहती है। ठीक है, सभी को एक प्रकार से हाँ भैया ठीक है, और बेटा क्या हाल है, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है गुरुजी, नमस्कार, प्रणाम। इस तरीके के व्यक्तित्व डेवलप होते हैं। अगर आप शिक्षित होते हैं तो समाज भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान की हमेशा पूजा होती, हर जगह पूजा होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, संस्कृति क्या है? संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति आपके एक चैप्टर है। देखिए, संस्कृतियाँ जो होती है इसी को कल्चर कहते हैं। संस्कृति को अर्जित अथवा सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि संस्कृतियाँ जो हम सीखते हैं किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा हम तमाम चीज़ें सीखते हैं, वही संस्कृतियाँ होती हैं। संस्कृतियाँ जैसे प्रेम, घृणा, ठीक है, ये सब भी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि ये घड़ी बनाई गई है तो ये कोई जानकारी के द्वारा ही बनाई गई। संस्कृतियाँ 2 प्रकार की होती है, एक होती भौतिक, एक होती अभौतिक। भौतिक संस्कृतियाँ जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए, पंखा, कूलर, टीवी, एसी, फ्रिज, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ये हेन तेन जितना भी है सब भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति आ माने नहीं और भौतिक माने भौतिक, यानी जो भौतिक संस्कृति नहीं वही अभौतिक संस्कृति। यानी जो आपको दिखे ना, जिसको आप छू ना सको, वही अभौतिक संस्कृति। आपके विचार, आपके ज्ञान, आपका जो एक प्रकार से जो आपका नेचर है, आपका जो एक प्रकार से रवैया है किसी के प्रति, पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, ये सब उपागम है, अप्रोचेज है, ये सब दिखते नहीं हैं। डोंट टच एंड डोंट सीन इज कॉल्ड
आपका जो कल्चर होता है अभौतिक, ठीक है, तो वो होता है वो, यानी अभौतिक संस्कृतियाँ ना तो दिखती हैं ना छू सकती हैं, आप ना उसको छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन भौतिक संस्कृतियों को आप छू सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप उसको एक प्रकार से, अब जैसे ये घड़ी है, अब इस घड़ी को आप देख पाएंगे, छू पाएंगे, ठीक है। ये रिमोट है बेटा, इसको आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे, करिया करिया है, एक सफ़ेद सफ़ेद मैंने दिखाया था, ये दिख रहा है। लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं दिखेगा कि ज्ञान वो पीला पीला ज्ञान फलाने के पास है, लाल लाल ज्ञान वो फलाने व्यक्ति के पास है, ऐसा नहीं दिखेगा। तो संस्कृति वो होती है। बोगार्ड्स नाम के एक समाजशास्त्री ये कहते हैं कि संस्कृति समूह के संबंध में रीति रिवाजों, परंपराओं और प्रचलित व्यवहार के प्रतिमानों से बनती है। यह समूह की संपत्ति है और वह मूल्यों की एक ऐसी पूर्ववर्ती समष्टि होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है। बिल्कुल सही बात है। A.W. ग्रीन कहते हैं कि संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य की समस्त भौतिक और अभौतिक उपलब्धियां, भौतिक माने जो मैंने आपको बताया, जो जितने भी सामान बने हुए हैं, पंखा, टीवी, कूलर, सब भौतिक में आते हैं। अभौतिक जो आपके विचार हैं, ज्ञान है, ये सब है, सामाजिक नियम कायदे, उपलब्धियों को सम्मिलित किया जाता है। उसने लिखा, ग्रीन ने कि संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विश्वास और उपकरण आदि की समाज के द्वारा संक्रमित व्यवस्था होती है। हॉबेल कहता है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमानों का योग होता है जो किसी भी समाज के सदस्यों की विशेषताओं को दिखाता है और इसी कारण प्रगति प्राणीशास्त्रीय विरासत विद्यमान रहती है। ये सब ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को दो श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली है भौतिक संस्कृति और दूसरी है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत ज्ञान आता है, प्रथा आती है, रीति रिवाज आते हैं, विचार, परंपरा, धर्म, ये सब आते हैं और इन्हें ही संस्कृति के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। ठीक है। चले, हाँ, अभी जो है एक बच्चा आया था, घर का ही बगल का था, तो पेपर हुआ था हिंदी का, तो मैं क्लास ले रहा था, तो हिंदी का पेपर लेके गया। गुरुजी जो आपने पढ़ाया था सब का सब वही आ गया। जैसे इस पेपर में पूछा गया था, देखे ये राम मनोहर लोहिया का पेपर हिंदी काव्य का भी पूछा गया है। सब जो मैंने बताया था सब आ गया। देखो वेदों का नाम उल्लेख किया, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब आ गया। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, आप देखते हैं गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ है, उनकी रचनाएं गोरखबानी वगैरह हो गई। ठीक है, ऐसे देखेंगे। आदिकाल को किन और नामों से जानते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल, आदिकाल, ठीक है, और सिद्ध सामंत काल, चारण काल, ठीक है, रासो साहित्य, ठीक है, ऐसे तमाम लोगों ने कहा। सूरदास किस काव्य धारा के हैं, तो कृष्ण भक्ति परंपरा से सूरदास, ठीक है, भक्ति काल से हैं, क्लियर। और भक्ति काल की कौन सी, जो कृष्ण भक्ति शाखा है उससे हैं, उनकी रचना सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए, नहीं तो आप सोच रहे होंगे गुरुजी वैसे बता रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आए राम मनोहर लोहिया में, देखें, और ऐसे ही और क्वेश्चंस आपके आएंगे। देखें, जैसे ये अगला आ चुका है, रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम बताएं। तो रीत मुक्त काव्य धारा कौन सी है, जिसमें आपके घनानंद आते हैं, घनानंद हो गए, आलम हो गए, बोधा हो गए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। 2 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। जैसे छायावाद के 2 कवियों के नाम, छायावाद के 4 स्तंभ मैंने बताया, प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा, ये सब आपको बताए थे। इनके 2 कवियों के नाम रचनाएं तो आप लिख ही पाएंगे, तमाम सारी हैं। द्विवेदी के 2 कवियों के नाम, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसके अलावा महादेव वर्मा की रचनाओं, गुंजन ग्रंथि, मतलब इनका क्या नाम है, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ठीक है, और तमाम रचनाएं इनकी हैं। पाठ्यक्रम में संग्रहित सचिदानंद हिरण्यवासनज्ञ की कविताओं के नाम लिखें। अब पाठ्यक्रम में संकलित तो तमाम, जैसे कि कलगी बाजरे की, ये सब हो गई आपकी, ठीक है। नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की विशेषता, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा यह देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के बियान मिलावन साल, ये राधा वंदना से है, ठीक है। विद्यापति, मैंने आपको इसको बताया था। इसके अलावा आपका ये देखिए, जिए मीन बर बार बिहीना, फन बिन फनक जिए दुख दीना, कहा सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। ये कैकेयी जो है राजा दशरथ से वरदान मांगती, तो उस समय का पूरा रवैया, ये देखें, ये भी पूरा पेपर आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही अगला देखिए आपका, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, ठीक है, नत नयन नित प्रिय कर्म में रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। ये आप देखते हैं, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। इस तरीके से जो है ये निराला जी की कविता है, वह तोड़ती पत्थर। मैंने पूरी व्याख्या आपको समझाई है, सारी व्याख्या वाली वीडियो जो एक दिन पहले दी थी सब आ चुका है। कानपुर विश्वविद्यालय वालों ध्यान से सुन लीजिएगा, यही क्वेश्चन फिर से आएगा जो कल परसों वीडियो दी है मैंने,
कल परसों वाली वीडियो आप देख लीजिएगा उठा करके, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं छपने वाला। शुक्ला स्टडी पॉइंट पूरा का पूरा 100 to 100% मिला देगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष आपके समक्ष आ चुका बेटा। मैं अभी क्लास ले रहा था, बच्चा आया कहा कि गुरुजी सारा का सारा पेपर आपसे फंस चुका है। और ऐसे ही आपका शिक्षा शास्त्र का, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी दुनिया का ऐसा पेपर, मतलब जो भी बीए के सब्जेक्ट होंगे जो मैं बता दूंगा उससे बाहर नहीं आने वाला है। आप सब लोग बस इसको पढ़े, जो जो वीडियो में बताऊं, मॉडल पेपर की, रिवीजन क्लास की, महामाराथन क्लास की, महासंग्राम की, आप उन तीनों चारों वीडियो को देख लें। उसके बाद में अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तब भी आप एक प्रकार से बहुत अच्छा करके आओगे। ऐसे आगे देखो, ये छोड़ो, अगला देखो, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए। ये मैंने आपको बताया था, नदी के द्वीप अज्ञे, ठीक है, पूरा मैंने आपको समझाया था। ऐसे ही अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषताएं पूरी समझाई थी। सगुण काव्यधारा का परिचय पूरा बताया था, सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्त शाखा, राम भक्त शाखा के बारे में। रीतिकाल की विशेषता पूरा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति से सब कुछ बता दिया था आपको। भारतेंदु कवियों के नाम, भारतेंदु के सभी कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम सब बताया था। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता, प्रयोगवाद की विशेषता सब आपको बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय में आता है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों एवं प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। पूरा मैंने आदिकाल समझा रखा है। भक्तिकाल का विधाराओं का उल्लेख करते हैं, उनके कवियों का नाम पूरा मैंने चैप्टर वाइज भी क्लास करवा रखी है इसकी। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य कवि है, इसका भी मैंने कल बताया था। मुक्तिबोध का जीवन परिचय, उनके कृतित्व पर, ये सब मैंने आपको, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, पर्चा आपके समक्ष रखा हुआ है। इसके बाद में आप ये मत कहिएगा कि गुरुदेव ये बताइए वो बताइए, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग आराम से पढ़ते जाइए, बस विश्वास मान करके पढ़िएगा। चूंकि पिछले 7 सालों से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और पिछले 7 सालों में जो जो बताया है वो सब का सब आया है, चाहे ईयरली एग्जामिनेशन होता रहा हो, चाहे सेमेस्टर शुरू हुआ हो तब से। शुक्ला स्टडी पॉइंट इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर बीए स्टूडेंट। आपको ये बताने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए मुझे। चले फटाफट से वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके आप ये बता दो दुनिया वालों को, बता दो पूरे यूट्यूब पर कि हाँ, शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो पूरा का पूरा पेपर जो है एक दिन पहले एनालिसिस कर देता है, मॉडल पेपर के माध्यम से बता देता है कि हाँ ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं, आप इनको तैयार करके जाओ। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में क्या अंतर है। देखिए भौतिक और अभौतिक मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। जैसे भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य निर्मित वस्तुएं आती हैं, जैसे कि मोटर कार, वायुयान, पंखा, कूलर, टीवी, टेलीफोन, टीवी, यूवी, जितना भी आपको दिख रहा है, ग्लोब स्लोब, सब किताब उताब जितनी भी आपको दिख रही हैं, जिसको आप छू सकते हैं, वो सब गिलास, कटोरी, चम्मच, सब जो भी आपको दिख रहा है सब भौतिक चीज़ें जो आपको आनंद प्राप्त करवाती हैं, सब कुछ एक प्रकार से भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति क्या होगी बेटा, अभौतिक संस्कृति, ठीक है, जैसे अभौतिक संस्कृति में जैसे लोकाचार, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, ये सब आते हैं। भौतिक संस्कृति की इकाइयों को आप देख पाते हैं और भौतिक संस्कृति के तत्व को आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भौतिक और अभौतिक संस्कृति में डिफरेंस भी हो गया आपका। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ही तबाही मचाते रहो मेरे प्यारे दोस्तों, तबाही मचाते रहो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, मानव संसाधन विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखिए भारतीय संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना दी गई है जो, उसमें राष्ट्र के नए मूल्यों का विचारपूर्वक स्पष्टीकरण किया गया है। उसके पीछे राष्ट्र की नई विचारधारा और नए निर्णयों का समावेश किया गया है। यदि हम संविधान को राष्ट्र के जीवन में अंकित करना चाहते हैं तो हमारे शैक्षिक नियोजकों को संविधान के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करनी होगी, संविधान के आदर्शों और मूल्यों के द्वारा संचार करना होगा। संविधान संपूर्ण राष्ट्र जीवन से घनिष्ठ संबंधित होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका होती है। कहीं पर किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट करना हो तो उसमें शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संविधान का जनतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, उससे राष्ट्र का मार्गदर्शन होता है। निम्न से मतलब उसके सिद्धांत के अनुसार कार्य पूर्ति होनी चाहिए, अन्यथा लिखित संविधान का होना ना होना एक समान है। कुल मिलाकर के जो बातें संविधान में लिखी हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। और संविधान की चीज़ों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे, ठीक है। संविधान में राष्ट्र जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर उल्लेख किया गया है। आदेश होता है, उन आदेशों को व्यवहार करना सरकार और समाज का कर्तव्य होता है। ये लिख देंगे। तो मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका है, चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही पहले शिक्षा मंत्रालय कहा गया, वो अब उसको शिक्षा मंत्रालय को मानव विकास मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे आते हैं। शिक्षा के अभिकरण, देखिए शिक्षा के बेसिकली 2-3 अभिकरण होते हैं। देखिए शिक्षा एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। व्यापक यानी एक बड़ी प्रक्रिया, शिक्षा को ऐसे संबंधित जब तक शिक्षा की एक होती है शाब्दिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, ज्ञान से, ठीक है, विद्या विनय।
लेकिन एक शिक्षा का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति जब से पैदा हुआ तब से जब तक मर नहीं जाता तब तक शिक्षा सीखता रहता, तो शिक्षा का व्यापक अर्थ हो गया, व्यापक दृष्टिकोण। एक होता है विद्यालय में जाकर के जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो विद्यालय में जाकर के आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये हो गया शिक्षा का औपचारिक औपचारिक अर्थ, यानी कि ये हो गया आपका क्या, यानी कि ये शिक्षा का औपचारिक तरीका हो गया, ये शिक्षा का संकुचित दृष्टिकोण हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही औपचारिक, अनौपचारिक और नौपचारिक ये सब शिक्षा के अभिकरण है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अतः उसके अभिकरण भी अनेक हैं। इस विषय में भी जो है थॉमसन महोदय का कहना है कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण मनुष्य की शिक्षा का साधन है, परंतु इस पर्यावरण में कुछ तत्व विशेषता जैसे बालक की शिक्षा से संबंधित हैं, जैसे कि विद्यालय, चर्च, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिकीकरण, ठीक है, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन तथा प्रिय व्यापार, इन सभी से व्यक्ति सीखता रहता है, बच्चा सीखता है। शिक्षा के अभिकरण अनेक हैं तथा उनका शिक्षा के साधन को ही शिक्षा का अभिकरण कहते हैं। ठीक है, तो उनका अध्ययन करना भी अपने आप में एक समस्या है। शिक्षा के अभिकरणों का एक वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि पहला अभिकरण होता है शिक्षा का साधन होता है, शिक्षा के औपचारिक साधन या औपचारिक अभिकरण। इसमें जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं, शिक्षार्थी विद्यार्थी, स्टूडेंट, टीचर, ये सब जो है किताब, सिलेबस, ये सब फिक्स होता है, 1 घंटा फिक्स होता है कि भाई इतने घंटे में पढ़ाया जाएगा, तो वो शिक्षा का औपचारिक साधन है। शिक्षा का अनौपचारिक साधन, जैसे कि आप कहीं से भी कभी भी पढ़ रहे हैं, जब से पैदा हुए तब से लेकर के जब तक मर नहीं तब तक सीखते रहेंगे, अपने पास पड़ोस से सीख लिया, घर में सीख लिया, या किसी कोई बाहर जा रहा है उससे सीख लिया, मतलब कोई निश्चित समय वगैरह नहीं फिक्स होता है ये शिक्षा। अगला शिक्षा का सक्रिय अभिकरण और अगला है शिक्षा का निष्क्रिय अभिकरण। शिक्षा का सक्रिय अभिकरण या निष्क्रिय अभिकरण में क्या होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से सीख लिया, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ लिया, या मतलब कोई टाइम बाउंडेशन वगैरह ना हो, नौपचारिक साधन जो होता है शिक्षा का, यानी आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, समाचार पत्र के माध्यम से जान लिया, ठीक है, ये सब चीज़ों के माध्यम से। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण क्या क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण की अगर बात की जाए, औपचारिक अभिकरण, देखिए शिक्षा के औपचारिक साधन या अभिकरण वे संस्थाएँ हैं या स्थल होते हैं जहां नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करने अर्थात शिक्षण की व्यवस्था होती है। इन संस्थाओं के निर्धारित और निश्चित नियम होते हैं, जैसे कि निर्धारित योग्यता वाले बालकों को निर्धारित शुल्क जमा करके विद्यालय की संबंधित कक्षा में प्रवेश लेना पड़ता है तथा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करके निर्धारित परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ता है। यानी विद्यालय में आप जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो इन संस्थाओं में शिक्षण का ढंग जो होगा, पद्धति निश्चित होती पहले से। इसके शिक्षण के काल और समय भी निर्धारित होते हैं, कितने समय कितना कब पढ़ाया जाएगा। शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा पद्धति पूर्ण रूप से निश्चित और निर्धारित होती है कि इतना घंटा, इतना कब कब कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कितना पढ़ाना है, कितने दिन तक पढ़ाना है, सब कुछ डिसाइड होता है पहले से। शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों में साधनों में जैसे पाठशाला यानी कि विद्यालय होता है, पुस्तकालय लाइब्रेरी होती, वाचनालय होता है जहाँ पर लेक्चर होता है, संग्रहालय जहाँ पर पुस्तक इकट्ठा होती हैं, कला वीथियाँ होती तमाम सारी, व्यायामशालाएँ होती, खेलने कूदने का मैदान होता है। तो इन संस्थाओं के द्वारा निर्धारित परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेने पर आप निर्धारित प्रमाण पत्र आपको मिलता है, डिग्री मिलती है, आपको रिजल्ट मिलता है। जैसे जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये एक औपचारिक साधन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, घर पे है, वो जा रहा है, वो भी कुछ सीखा होगा, तो उससे भी मतलब कि वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं पे वो शिक्षा के अनौपचारिक साधन में आएंगे। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, और अनौपचारिक मतलब होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। प्रश्न है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रादुर्भाव, पूर्व यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। देखिए, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सूत्रपात और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय ईसाई मिशनरियों को जाता है। ईसाई मिशनरियों से पहले यहाँ पर प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं था बिल्कुल भी। 1939 से 1940 ईस्वी में डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी के भारत आने के पश्चात पूर्व प्राथमिक शिक्षा को विशेष बल दिया गया। उसी समय से भारत में भी लोगों ने शिशु शिक्षा की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। यानी जो कक्षा 1 से पहले जो LKG UKG ये सब होता, दुनिया भर का टीम टाम, ये डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी के आ जाने से शुरू हुआ, ठीक है। इस तरह स्पष्ट है कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अन्य देशों की तुलना में अभी नई व्यवस्था है। डॉक्टर मुखर्जी ने ठीक ही लिखा है कि इस देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभी अपनी शैशवावस्था में है। इसका आंदोलन अभी आरंभ हुआ है, परंतु यह लोकप्रिय दिखलाई देती है। आप देखते हैं आजकल के स्कूलों में जो मॉन्टेसरी स्कूल, आप देखते हैं मॉन्टेसरी स्कूल खुलते नहीं थे पहले, मॉन्टेसरी स्कूल, आजकल तो सेंट जोसेफ, एक्सीलेंट और मॉन्टेसरी, पहले मॉन्टेसरी नाम का स्कूल खुलता था। मॉन्टेसरी नाम का स्कूल जो होता था, ये नहीं मेरिया मॉन्टेसरी के नाम पर खुलता था। मेरिया मॉन्टेसरी जो थी, उन्होंने एक प्रकार से बड़ा काम किया शिक्षा को लेकर के भारत में, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर स्कूल खुलता था। आजकल तो तमाम प्रकार के जो है ये दुनिया भर के स्कूल खुल गए हैं, तो उन सभी में आप देखते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है। इसमें प्ले ग्रुप वगैरह जो होते हैं ये सब शामिल हैं।
पहले लेकिन हम लोग कैसे पढ़ते थे, जैसे राम मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं, प्राइमरी पाठशाला में जब हम लोग पढ़ते थे, तो जब पढ़ते थे प्राइमरी पाठशाला में, तो वहाँ पर क्या होता था, सीधे सीधे क्या होता था बेटा, वहाँ पर सीधे सीधे तख्ती छुही पकड़ा दी जाती थी। कक्षा 1 में एडमिशन होता था, दोपहरिया का बढ़िया खिचड़ी बनती थी बढ़िया, और खिचड़ी खाते थे। और उससे ही पहले खिचड़ी से पहले चावल मिलता था, लगभग 15-15 किलो या कुछ ऐसे चावल मिलता था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 2004-5 की बात है। वहाँ पे फिर चावल मिलता था, हम लोग जो है चावल लेने के लिए साइकिल लेकर के पैदल चले जाते थे, उसको पकड़, कैंची भी नहीं चला पाते थे, निकल जाते थे इसे लेने के लिए, ठीक है। हम बड़े भैया सब जो है निकल जाते, 4-5 भाई, हम 4 भाई हैं, तो चारों भाई सब इस तरीके से पढ़ते रहते थे, ठीक है। बड़ा मज़ा आता था वो सब दौरान। और खिचड़ी उचड़ी के लिए पहले थरिया बजे लगती, कि एक गाना चला था कि जब से चढ़ा भदेला प्राइमरी स्कूले माँ, ठीक है। तो वो गाना जो है एकदम सही गाना था कि भदेला चढ़ता था भैया, भात भात भात, खिचड़ी जब पकती थी तो उसमें जो बुलबुला निकलता था, उसी के से धुआं निकलता था। लड़के हम सब जब बैठे रहते तो मास्टर साहब चाहे 4 नहीं 10 डंडा मार दिए, लेकिन वही खिचड़िए पे निगाहवा राहत रही कि अरे अब भाई बने बढ़िया मिर्चा मिले और बढ़िया अचार के साथ घी अपने घर से डब्बा भर के लेके जाई, वही डाल के बढ़िया चिम्मच से खावा जाए। अरे दादा वो सुख, आज वो खिचड़ी खाए में सुख थोड़े मिले, तो वो सब मिलता रहा, ठीक है। डाल्टन प्रणाली से आप क्या समझते हैं? डाल्टन पद्धति एक प्रकार से प्रयोगशाला विधि है, प्रैक्टिकल मेथड है, जिसके अंतर्गत बालकों को उनकी रुचियों और इच्छाओं के अनुकूल, यानी बालक की जो इच्छा होगी, जो उनका जो इंटरेस्ट होगा, उनकी जो इच्छा है वो पढ़े, ठीक है, उनके अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अपने व्यक्तित्व के विकास का अनुभव करते हुए बालक स्वयं प्रगति के हेतु प्रयास करते हैं। बालक को लगता है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमारे समक्ष सारी संभावनाएं हैं, बालक अपने आप आगे बढ़ता है। ग्रेव्स ने डाल्टन पद्धति की परिभाषा देते हुए कहा कि डाल्टन पद्धति में एक ऐसी ठेका व्यवस्था निहित है जिसमें बालक को एक दिए हुए समय में कार्य पूरा करने के साधन और मार्गों का चयन करने का कार्य उसी पर छोड़ दिया जाता है कि भाई आप देखो, आपके समक्ष ये चीज़ें हैं, आप इसमें ऑप्शन में चूज कर लो, आपको ये करना, जो भी आपका डिमांड है, जब सब डिमांड पूरी होगी, आपको इतने समय में ये चीज़ें पूरी करनी है। डाल्टन व्यवस्था बेसिकली एक ठेका पद्धति है। ठेका माने कि जैसे कि एक मजदूर को ठेका दे दो कि आपको 1 साल में पूरा घर बनवाना है, अब आपके पास जो है चाहे ये फलाने कंपनी सीमेंट लगाओ, चाहे ये कंपनी सीमेंट लगाओ, 4-5 चीज़ें हैं, अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप किसको लगाते हैं, आपको मजबूती भी देनी है, ठीक है। तो बालक पर निहित होता है कि बालक क्या चूज करेगा, कितने, मतलब समय फिक्स होता है कि भाई इतने समय में आपको ये करना है, बालक अपने हिसाब से उसको करता है। तो डाल्टन व्यवस्था ये है। डाल्टन पद्धति का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। डाल्टन पद्धति का क्या उद्देश्य है? देखिए, डाल्टन प्रणाली जो है शिक्षा से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या है भैया? पहला उद्देश्य क्या है? देखिए, शिक्षा के दोषों को दूर करना इसका उद्देश्य था, और बेसिकली इसका जो उद्देश्य था पहला था, बालक के बजाय शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता है था इसमें, ठीक है। बालक के बजाय शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता था पहले। इसके अलावा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता था। तीसरी बात, विद्यालय के अनुसार, मतलब विद्यालय के अनुशासन में बहुत कठोरता बरती जाती थी डाल्टन प्रणाली में। इसका यह भी दोष हो सकते थे, मतलब ये सब दोष भी हैं, और एक प्रकार से इसका उद्देश्य इन्हीं दोषों को दूर करना का था, ठीक है। यानी डाल्टन पद्धति के उद्देश्य प्रचलित शिक्षा के दोषों को दूर करना था, और ये सब दोष थे इसमें, क्योंकि ये दोष जो थे कौन कौन से? बालक के बजाय शिक्षक अधिक महत्व दिया था, तो इसको दूर करने के लिए किया गया डाल्टन पद्धति। इसलिए इसको बालक को सिद्धांत में महत्व दिया गया। बालकों की व्यक्तिगत जो भिन्नता थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था पहले, लेकिन इसको ध्यान दिया जाने लगा। फिर विद्यालय के अनुशासन में बहुत कठोरता बढ़ती थी, लेकिन अब उसका अनुशासन भी कम होने लगा। इसके अलावा परीक्षा पूरी तरह से नीरस थी, लेकिन परीक्षा को थोड़ा सा सरसता बनाने का प्रयास डाल्टन प्रणाली के द्वारा किया गया। इसके अलावा शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान का कोई स्थान नहीं था, जो उसके बाद में फिर होने लगा। इन दोषों को दूर करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर के पार्कहर्स्ट ने डाल्टन पद्धति का उद्देश्य इस तरह व्यक्त किया कि डाल्टन पद्धति का उद्देश्य बालकों और बालिकाओं को साधारण स्कूल के वातावरण से अलग नवीन वातावरण में रख करके नए शैक्षणिक समाज की रचना करना है, और क्या करना है, और विद्यालय का पुनर्गठन करना है, ताकि एक प्रकार से एक नए प्रकार की व्यवस्था के साथ बच्चों को इन तमाम प्रकार के जो दोष थे शिक्षा में, इन शिक्षा को दूर किया जाए, और इन शिक्षा के दोषों को दूर करके एक नई व्यवस्था लाई गई, डाल्टन पद्धति के नाम से वो जानी जाती है, ठीक है। तो यही सब दोष थे शिक्षा में, इन शिक्षा के दोषों को दूर करके डाल्टन व्यवस्था इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रख करके लाई गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मेरी या मॉन्टेसरी।
मेरिया मॉन्टेसरी की शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर डायरेक्ट समझें, प्रश्न क्या लिखेंगे, मेरिया मॉन्टेसरी की शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब आपको यहाँ पर उत्तर डायरेक्ट लिखिए। देखिए पहला है आपका कि आत्म शिक्षण का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया। आत्म शिक्षण यानी बच्चे के अपने बारे में उसको बताने का प्रयास किया गया। इसके अलावा तार्किक अनुशासन का यहाँ पर सिद्धांत है, यानी अनुशासन दिया जाएगा लेकिन तर्क के अकॉर्डिंग, जो जरूरी अनुशासन होगा उस पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा तीसरी सिद्धांत इसका था कि व्यक्तिगत शिक्षा का सिद्धांत है। यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षा मतलब कि पर्टिकुलर शिक्षा दी जाती थी, उसमें कोई दो राय नहीं। स्वतंत्रता का विकास यानी जो बच्चा पिछड़ा है उस पर भी ध्यान दिया जाता था। इसके अलावा जो आगे बच्चा है उस पर भी ध्यान, यानी कि मंद बुद्धि बालक है तो उसके लिए अलग व्यवस्था। तो यानी व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती थी। पर्टिकुलर स्वतंत्रता का विकास भी था बच्चों में, बच्चे स्वतंत्र रूप से काम करते थे, विचरण करते थे, पढ़ते लिखते थे। मनोवैज्ञानिक आधार का सिद्धांत भी दिया। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, यानी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती, पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, उनका विकास पर भी मॉन्टेसरी ध्यान देती हैं। इसके अलावा व्यवहारिक शिक्षा का सिद्धांत भी मेरिया मॉन्टेसरी ने दिया। व्यक्तित्व के विकास को भी ध्यान में रखा शिक्षा व्यवस्था में। इसके अलावा कर्मेंद्रियों के प्रशिक्षण, यानी कर्मेंद्रिया मतलब कि जो आपका जैसे कि व्यायाम वगैरह, वो भी उस पर भी ध्यान दिया। ठीक है, आत्म अभिव्यक्ति पर, यानी कि बच्चों को कोई चीज़ अगर याद है, कोई चीज़ याद है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चे किसी के समक्ष, इस पर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा बच्चे को खेल वगैरह खिला करके उसके द्वारा शिक्षा सिखाई जाती थी। स्वयं संशोधन करके बच्चों को जो अच्छा लगे, ठीक है, या बच्चे चाहते कि हमको ये पढ़ना चाहिए, उसमें और अच्छा करना चाहिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था करी गई थी। तो तमाम प्रकार की व्यवस्था के साथ ये सिद्धांत आगे बढ़ा। मारिया मॉन्टेसरी जो थी, इनके प्रणाली का विद्यालय का स्वरूप बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया है मॉन्टेसरी प्रणाली में विद्यालय का स्वरूप क्या होता था। देखिए मॉन्टेसरी प्रणाली में विद्यालय को बाल घर कहा जाता है। मॉन्टेसरी प्रणाली में विद्यालय को बाल घर के रूप में प्रस्तुत करने हेतु विद्यालय में एक ऐसा हाल होता है जहां बालक सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं और उससे संबंधित छोटे छोटे कमरे होते हैं जो विशेष कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इन कमरों में बालक खेलते कूदते, व्यायाम करना, खाना खाना, पढ़ना लिखना, शिक्षण करना, ये सब सीखते हैं। इन कमरों में मेज रखी रहती, कुर्सी, स्टूल और शिक्षा के लिए तमाम उपकरण रहते हैं जिन्हें बालक उठाते हैं और प्रयोग करते हैं अपने मन से। ठीक है, साची मतलब कि एक ऐसा घर बनाते थे। तो ये मान लीजिए कि मॉन्टेसरी प्रणाली में विद्यालय का स्वरूप कुछ इस तरीके से होता था। प्रयोग करने के बाद में ये इन चीज़ों का उन्हें वो यथास्थान पर जहाँ से उठाते थे बच्चे, वहाँ पर उनको रख देते थे। ये शिक्षा के उपकरण होते थे उनको। इनकी देख रेख, सब साफ सफाई, सजावट आदि का दायित्व भी बालकों पर ही होता था कि आप ये बालक एक बच्चे को उसमें से मॉनिटर बना दो तो वही सब देखे सुनेगा, और 4-5 बच्चे मिलकर के सब देखते सुनते थे। विद्यालय में जो है बाल उद्यान भी होते थे, यानी कि जो बगीचे होते थे जहाँ पर बच्चे खेले कूदे, जिनमें बालक खेलते कूदते थे और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किया करते थे। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी बाल केंद्रित शिक्षा को आदर्श रूप प्रदान करने हेतु विद्यालय को घर के समान बनाती हैं कि विद्यालय जो है एक घर के जैसा लगे बच्चे को। ऐसा ना लगे कि विद्यालय में बच्चा आया है तो एक जेल की भांति लगे, एक कटघरे की भांति लगे, उसको डर लगे। विद्यालय जाने में बच्चे को मज़ा आए, ऐसी व्यवस्था मारिया मॉन्टेसरी ने करी। स्विमिंग पूल से लेकर के तमाम प्रकार की व्यवस्था आजकल के स्कूलों में विद्यमान है। ठीक है, वो गाना मत याद करने लगेगा कि सैया स्विमिंग पूल बनवैया। ठीक है, वो बाद में सुनिएगा, अभी पढ़ लीजिए। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी बाल केंद्रित शिक्षा को आदर्श शिक्षा रूप प्रदान मानती हैं और घर को समान वातावरण विद्यालय में प्रस्तुत करती हैं जहां बालक को स्वतंत्रतापूर्वक अपना जो है स्वाभाविक विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। बालक जैसा चाहे वैसा अपना एंजॉय कर सकता है, वहाँ पर पढ़ लिख सकता है, चीज़ों को सीख सकता है। क्योंकि बालक जो है शुरू से ही अब उसको आदर्शवाद और प्रकृतिवाद समझाने लगोगे तो वो नहीं समझेगा। इस वजह से उसको खेल के द्वारा, ठीक है, उसको अपने स्वभाव के द्वारा जब बच्चा सीखेगा धीरे धीरे करके तो बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, चले बच्चों का कमेंट आता है गुरुजी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे भी हैं, तो उसके लिए आप सभी का थैंक यू। कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे पा रहा हूं सभी का, तो उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के कमेंट्स आते हैं, सभी के कमेंट्स मैं देखता हूं, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट करें अच्छे अच्छे, ठीक है, आप सभी के कमेंट पढ़े जाते हैं, ये बात ध्यान है। जिस पर भी आप देखते हैं कमेंट जो आपके आते हैं उसको पढ़ा जाता है, उसके बाद में तो उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में या ऐसे करके मैं देता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें। सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी आपकी जनवरी लास्ट से हो जाएगी। तो जो बच्चे एक प्रकार से अभी हमको देख रहे हैं वो भागिएगा मत, ये मत सोचिएगा कि परीक्षा से एक दिन पहले आकर के पढ़ेंगे, प्लीज ये मत करिए। दिक्कत मुझे होती है, आप केवल परीक्षा के समय में चैनल हमारा चलने लगता है, उसके बाद परीक्षा से पहले तो एकदम से लो चला जाता है, इससे फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें,
आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपके लिए मैं उचित व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई करवाऊंगा कि आपको और कहीं पर नहीं मिलेगी। और अगर आप बीए को अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आगे चल करके आपका नेट जेआरएफ तो पक्का क्लियर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। टीजीटी पीजीटी आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्ला एचडी पॉइंट पर इतनी बेस्ट क्वालिटी की नॉलेज आपको दी जाएगी कि आप उसको पढ़ करके बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, चले शिक्षा में मॉन्टेसरी प्रणाली के गुण और दोष क्या क्या है बताएं। शिक्षा में मॉन्टेसरी प्रणाली के गुण दोष, देखिए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के कई गुण हैं। पहला देखिए, बालक का व्यक्तित्व महत्व इसमें होता है। इस प्रणाली में बालक को व्यक्तित्व महत्व दिया जाता है, अर्थात उसकी रुचियों का, बालक क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, क्या प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका हमेशा ध्यान रखा जाता है इसमें। इससे शिशु के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास हो पाता है, उसको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, बालक जो चाहता है वो करता है। और बालक एक प्रकार से उस पर अंकुश भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल स्वतंत्र छोड़ दिया बच्चा गलत कर, नहीं, सही चीज़ों में उसका जहाँ पर मन लगता है वो करे। इसके अलावा कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा भी दी जाती है, यानी कि इस प्रणाली में शिशुओं की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के संतुलित प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जो दोनों जो है शरीर का जो विकास है, शारीरिक विकास, भौतिक विकास, सब कुछ उसका सही तरीके से हो। इससे शिशुओं के ज्ञान अर्जन के साथ उसके अंग परिपक्व भी होते हैं और उसका उनका बौद्धिक विकास साथ साथ होता है, बौद्धिक विकास होता है। चूँकि वेल्थ इज हेल्थ, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तभी बच्चा पढ़ भी पाएगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप पढ़ पाएंगे। अगर आप कुपोषित होंगे पहले से तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पेट में बढ़िया, पेट एकदम से पचका रहेगा, एकदम से ऐसे बैठे रहेंगे तो निहुर जाएंगे एकदम से, तो कहाँ से पढ़ पाएंगे। तब पढ़ेंगे कब, जब थोड़ा सा खाए पिए रहेंगे, मस्त रहेंगे, एकदम एंजॉय करेंगे। हाँ गुरुदेव पूछो, क्या पूछा चाहा तो बताओ। ऐसे खड़ा हो जाते हैं गुरुदेव के सामने, ए गुरुदेव बताओ क्या पूछा था। तो इस तरीके से जब खड़े होंगे, जब चौड़िया के, जब आप खाए पिए रहेंगे, ठीक है। और जब पहले से खाना नहीं, जब मरे, हाँ गुरुजी बताओ। गुरुदेव का पूछा था गुरु, ना पूछो, हमें पूछा था गुरुजी, फलाने ना ही पूछते हो। तो ये सब कब होगा, जब आप खाए पिए नहीं रहेंगे, एकदम से आलसाए रहेंगे। तो जब आलस करेंगे बेटा तो आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। आलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, आमित्रस्य कुतो सुखम। यानी अगर आलस्य है तो विद्या की प्राप्ति दैट इज इम्पॉसिबल, आपको हो ही नहीं सकती। विद्या नहीं बेटा तो आप धन नहीं कमा पाओगे, धन नहीं आपके पास है तो आपके मित्र नहीं बनेंगे, और आपके अगर मित्र नहीं है तो आपको सुख की प्राप्ति दैट इज इम्पॉसिबल नहीं संभव है बेटा। इस वजह से अगर आपको सुख की प्राप्ति करनी है, अच्छे अच्छे मित्र बनाने हैं, तो आपको आलस्य का परित्याग करना पड़ेगा। शिक्षा आपके चरणों को चूमेगी बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप आलस्य का परित्याग करें और शिक्षा आपके चरणों को चूमेगी, और नहीं चूमे तो आप बताइएगा। आप पढ़ने बैठते हैं, बोलते हैं गुरुदेव नींद आती है। अरे काहे के लिए नींद आती बेटा, नींद इसलिए आती चूंकि आप जो है ऐसे आंख मलते हैं, ऐसे ऐसे करके आके बैठ के पढ़ते हो। पढ़ने का तरीका जानते हैं क्या होता है, बढ़िया जब सवेरे उठो, जाग 2 लोटा बढ़िया नहाओ बाल्टी लेके, ओकरे बादी में हन मुँह बढ़िया से धो, नहाए वहाए फ्रेश हो जाओ। अगर नहाए ना सको ठंडी में ना नहाओ, हम कहीं नहीं कि नहाओ मर जाओ ठंडी में, हम ही नहीं कहे थे भैया नहाओ ना, ठीक है। आपको कहना क्या है, आपको बढ़िया सा हाथ पैर मुंह धुल करके आराम से बैठ जाना, पलथी मार करके, तब बैठ करके रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, आराम से बैठ करके पढ़ो। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, जो पढ़ोगे दिमाग में रुकेगा, ठीक है। तो जब ऐसे पढ़ोगे, अब ऐसे रजाई में वल्ला हाँ वीडियो देखा तो नींद तो अबे करे भैया। चलो तीसरा, भाषा शिक्षण। इस प्रणाली में लिखने पढ़ने तथा अंकगणित की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसकी विधि वैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक और रोचक होती है। स्वयं लिखना, स्वयं पढ़ करके सीखना मॉन्टेसरी प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत रहा है। इसके अलावा आत्मानुशासन, इस पद्धति में शिशु सारे कार्य स्वतंत्रतापूर्वक और अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के और अपनी रुचि के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें स्कूल में अनुशासनहीनता की कोई समस्या नहीं उठती है। बच्चे स्वयं अनुशासित रहते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि बच्चे अपने आप में कोई गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षण विधि बताइए। किंडरगार्टन ये सब क्वेश्चन परीक्षा में 100% आने वाले हैं, एकदम छपेंगे। किंडरगार्टन प्रणाली ये भी शिक्षण की एक विधि है। किंडरगार्टन प्रणाली के अंतर्गत शिक्षण विधियाँ कई सारी हैं। देखिए, स्वयं करके सीखना, बच्चे जब स्वयं करके सीखेंगे, यानी जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो जब आप स्वयं करके सीखेंगे तो आप बेहतर सीख पाएंगे, ठीक है। इस प्रणाली के अंतर्गत छात्रों को स्वयं करने के करने सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रविधि को प्रमुखता देने के उद्देश्य से फ्रोबेल ने उपहारों के आदान प्रदान यानी एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट,
यानी कहने का मतलब ये कि जैसे कि अगर आप अच्छा चीज़ करेंगे तो आपको कोई उपहार दिया जाएगा। जैसे कि आप फर्स्ट रैंक पर लाओगे तो आपको 2 चॉकलेट मिलेगा। तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर चॉकलेट का दे दो कि भाई टॉफी देंगे आपको, टेस्ट में इतने नंबर लाने, तो बच्चे में खूब मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो जब कोई उपहार आपको दिया जाएगा कि भाई आपको गिफ्ट मिलेगा, आप ये करेंगे तो आपको फलाने गिफ्ट मिलेगा, तो एक गिफ्ट मिलेगा, अरे वाह गिफ्ट मिलेगा, क्या देंगे गुरुदेव, तो पढ़ेंगे बच्चे, सब फर्स्ट रैंक लाने का प्रयास करें, उनको मोटिवेट अगर क्लास में कर दोगे। बड़े बच्चों को, कक्षा 8 9 10 के बच्चे हैं, 11 12 के बच्चे हैं, उनको बस यही कह दो, अगर तुम बेटा आज फर्स्ट रैंक पे कौन आएगा, जो आएगा वो हमारा पेट चेला बन जाएगा। अब बच्चे देखो एकदम से मेहनत इतना करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो वही चीज़ है, उस पर बल देता था। उपहारों से अभिप्रेरित यानी मोटिवेट होकर के बालक स्वयं सक्रिय, मतलब सक्रियतापूर्वक सीखते थे और चीज़ों को बहुत जल्दी जानते थे। ठीक है, ऐसे क्लास में जब हम पढ़ते थे तो मैथ के सबसे होनहार ब्रिलियंट छात्र हम ही थे। लगभग जो है 60-70 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से मैथ का क्वेश्चंस पूरा कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 10 3 साल तक। 9 में तो मुझे बिल्कुल भी मैथ नहीं आती थी, मतलब कि मैं x और y का गुणा नहीं जानता था कि क्या होगा। उसके बाद कक्षा 10 में मैंने इतनी मेहनत करी, 78 रफ मैंने 10-10 वाले भरे हैं। उस समय पैसे भी उतने नहीं होते थे, 10 रुपये बड़ी मेहनत से आते थे। कहीं निमंत्रण पत्र पे जाओ खाने के लिए तो 2 रुपया 4 रुपया दक्षिणा मिलता था, उसको इकट्ठा करके पापा से 5 रुपये इधर उधर से लेकर के तब 10 रुपये का रफ खरीदते थे। तो उस रफ में एक प्रकार से सोचो 78 रफ, 780 रुपये का रफ मैंने केवल हाई स्कूल की गणित, डॉक्टर मनोहर रे की गणित, पूरा एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम क्यों बोला हूँ, छुट्टी में 2 महीने की छुट्टी, उसी 2 महीने की छुट्टी में मैंने पूरी मनोहर रे 3 बार लगा कर ख़त्म कर दी थी, केवल कक्षा 10 में। मतलब गांव का हमारे कोई टीचर गणित वणित का नहीं बचा था, मतलब पूरे मोहल्ला, पूरा एरिया में जिसके घर में गया ना हूँ, रात बिरात जब भी मन होता पहुँच जाता था। भैया बताओ, सब रिसियातो रहे, गुस्सा कर रहे, रे हरदम पहुँचा रहा था यार। हम कहे बताए दो चाचा, इस तरीके से, और सब बताते भी थे। मतलब ये इतना रिक्वेस्ट कर लेते थे। आप सोचो, जब मैं 10वें में पहुंचा 84% नंबर, गणित में हाईएस्ट, अंग्रेजी मुझे आती नहीं थी, अंग्रेजी भी इतना मेहनत करके पढ़े, अंग्रेजी में हमारा चल गया भैया कम से कम 88 नंबर आ गया। तो क्यों, बस 1 साल में 9वीं तक हम 50 नंबर का टेस्ट होता था तो 4 नंबर 5 नंबर पाते थे, इतने मारे जाते थे कॉलेज में। लेकिन 10वें में इतनी मेहनत करे, सारे क्लास के बच्चे सोच रहे शिव मामा कहाँ से इतना पढ़ ली सो, मेहनत ऐसे करें ना, हमारे डर के कि पिताजी हमारे एक चीज़ का हाथ रहे कि अगर फेल भयो तो फिर जिम्मेदार हम नहीं हैं, पढ़ाई बंद ही लागी। तो हमें पता था कि भाई, अब हमको लग रहा था, डर भी था, और ये था कि भाई पढ़ेंगे, पास होंगे तो हमारा घर में क्रेज बढ़ेगा, गांव में क्रेज बढ़ेगा। हमने बड़ी मेहनत कर ली, और कक्षा 10 के बाद में पीछे मुड़ करके आज तक हमने नहीं देखा। आज तक BHU का इंट्रेंस क्लियर किया, BHU में भी एकदम बढ़िया तरीके से दबदबा कायम करके रखा। सारे पूरा कॉलेज, पूरे प्रोफेसर 40-45 प्रोफेसर सब जानते हैं हमको। तो कहीं ना कहीं पे दबदबा पढ़ो, कहीं पर अपना छाप छोड़ दो टीचर के दिमाग में। खेल द्वारा सीखना, इस शिक्षा प्रणाली का ढांचा मुख्य रूप से खेल प्रणाली पर आधारित है, क्योंकि खेल बालक के स्वतंत्रतापूर्वक और मनोरंजन के साथ सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। तीसरी बात, आत्मक्रिया, छात्रों को सिखाने हेतु उनकी आत्मक्रियाओं को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अतएव किंडरगार्टन प्रणाली में आत्मक्रियाओं के विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि खेल के द्वारा सीखना, आत्मक्रिया, यानी बच्चे अपने आप क्रिया करें, खुद ही सीखें। चौथा है सामूहिक क्रियाविधि, छात्रों में सामूहिक क्रियाविधि करके सभी लोग इकट्ठा बैठा करके उनकी क्रिया करके उनके एक प्रकार से शिक्षण परिस्थितियों का निर्माण किया जाता था, ताकि सभी बच्चे इकट्ठा बैठ करके, कोई अंताक्षरी हो गया, कुछ भी होगा, तमाम सारी चीज़ें, इसके फलस्वरूप सामूहिक रूप से छात्र आसानी से चीज़ों को सीख पाते थे, जान पाते थे। ये सब किंडरगार्टन प्रणाली की विशेषताएं हैं। ठीक है, वस्तुओं का हस्तांतरण करना, इस शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत वस्तुओं के हस्तांतरण के माध्यम से सीखने पर जोर जाता था। वस्तुओं का हस्तांतरण मतलब कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु में जिस तरीके से दिया, मतलब कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है वस्तुओं को दे करके उसके बारे में पूछना, या तमाम प्रकार की चीज़ें, इस तरीके से किंडरगार्टन प्रणाली थी। किंडरगार्टन प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, किंडरगार्टन प्रणाली की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है शिशु केंद्रित शिक्षा प्रणाली। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में बालक को केंद्र में रख करके उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, और उसकी जो सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाती थी। इस प्रणाली में शिशु को केंद्रीय स्थान पर रखा जाता था और उसके महत्व को स्वीकार किया जाता था। शिशु के प्रत्येक कार्य का सम्मान होता है, और इस तरह शिक्षा में सर्वप्रथम बाल केंद्रित शिक्षा का आविर्भाव करने का श्रेय किंडरगार्टन को ही माना जाता है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में किंडरगार्टन सबसे पहले बताते हैं। शिशु शिक्षा की उपयुक्त प्रणाली है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन प्रणाली छोटे शिशुओं की सहज विकास करने में एक प्रकार से बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, और
वह बाह्य अवरोधों के विरुद्ध है। इस तरह बालक आत्म केंद्रित विकास प्रक्रिया की ओर उन्मुख होता है और बच्चे का आत्म का विकास होता है, उसके स्व का विकास होता है। बच्चे अपने आप को पहचानते हैं कि हम इतने तेज हैं पढ़ने में। ठीक है। तीसरी बात, आत्मक्रिया के रूप में विकास पर बल दिया जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली छात्रों में आत्मक्रियाओं के प्रकाशन हेतु उचित वातावरण प्रदान करती है और इस प्रणाली में आत्मक्रियाओं ही शिशु के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। चौथी बात, रचनात्मक कार्य करवाते बच्चों से व्यापार की प्रधानता, यानी शिक्षा ऐसी दी जाती है जिसमें आप आगे चल करके एक व्यापारी भी बन सके या आप आगे चल करके आपका जीवन भी सिक्योर हो सके। किंडरगार्टन प्रणाली में क्रमिक विकास के साथ छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को उभारने, यानी जो उनकी क्रिएटिव एक प्रकार से जो कौशल है उसको आगे लाने के लिए तमाम प्रकार के काम करवाए जाते हैं, जिससे उनकी एक प्रकार जो स्किल डेवलपमेंट पावर है वो भी डेवलप हो। इसके अलावा पांचवा विशेषता यह कि संवेदी अंगों का प्रशिक्षण। फ्रोबेल नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, इनका मत है कि शिशु के संवेदी अंगों का, यानी कि जो इमोशनल उनके ऑर्गन्स हैं उनको दक्ष यानी उनको अच्छा बनाने के लिए उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान उसके विश्वसनीय, स्थिर और वास्तविक होता है। इस वजह से उनके संवेदी अंग जो इमोशनल ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट पर भी काम किया गया इसमें। तो एक किंडरगार्टन प्रणाली का एक प्रकार से विशेषता है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, किंडरगार्टन पद्धति भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विवेचना कीजिए। देखिए, फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति का भारतीय पर गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसका उल्लेख यहाँ पर किया गया। फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन प्रणाली की व्यवस्था करी थी। तो शिशु शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति का विकास इसी से हुआ। फ्रोबेल के प्रभाव से भारत में किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना ही नहीं बल्कि शिशु शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति का भी विकास हुआ। शिशुओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने का प्रयास सबसे पहले फ्रोबेल महोदय की जो शिक्षा प्रणाली है किंडरगार्टन, उसी के द्वारा हुआ। शिशु केंद्र, शिशु क्रीड़ा स्कूल, शिशु उद्यान, शिशु वाटिकाएं, नर्सरी होम, ये तमाम प्रकार की संस्थाएं स्कूल में मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा का प्रदान कर रही हैं और ये सब एक प्रकार से शिक्षा को एक रुचिकर बना रही हैं। किंडरगार्टन प्रणाली इज़ द बेस्ट जो है सिस्टम एजुकेशन का है। इसके द्वारा बच्चे एक प्रकार से बहुत ही रुचिकर तरीके से एक कमर्शियल यानी व्यावसायिक तरीके से भी शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, उनका भविष्य भी सिक्योर हो पाता है, चीज़ों को जान पाते हैं, हर एक चीज़ में अपनी सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। प्ले थेरेपी का कारण भी इसमें है, यानी भारत में प्ले थेरेपी का विकास भी फ्रोबेल के प्रभाव के फलस्वरूप ही हुआ। भारत में अनेक स्थानों पर मनोविज्ञान शालाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें एक विभाग प्ले थेरेपी का भी है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद की मनोविज्ञान शाला में प्ले थेरेपी का एक विभाग है। प्ले थेरेपी के द्वारा बालकों के अध्ययन संबंधी विकारों का पता लगाया जाता है कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें विकास के सही मार्ग पर लाया जाता है। इन थेरेपी के द्वारा बच्चों के जो कमियां हैं उन कमियों को ढूंढा जाता है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्यों पीछे हैं किसी मुद्दे में, तो उसका ढूंढा गया। उसके बाद में फिर वो किस में पीछे हैं उस पर काम किया जाता है और उसके बाद में बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था इस शिक्षा किंडरगार्टन के द्वारा ही दी गई, फ्रोबेल के द्वारा। तीसरा आपका पॉइंट है कि बेसिक शिक्षा का प्रभाव भारत पर पड़ा। देखिए, गांधी जी के बेसिक शिक्षा पर भी फ्रोबेल के विचारों का प्रभाव पड़ा है। क्योंकि बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? गांधी जी की देन है, बुनियादी शिक्षा व्यवस्था। तो बेसिक शिक्षा के अंतर्गत हस्तकला पर को केंद्रीय स्थान दिया गया है गांधी जी के द्वारा, जिसका लक्ष्य यद्यपि आर्थिक है परंतु उसका स्रोत फ्रोबेल के व्यापार का कार्य, यानी कि जो ऑक्यूपेशन जो फ्रोबेल ने दिया था किंडरगार्टन प्रणाली में, उसी का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में कार्य अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस की बात के पीछे भी बेसिक शिक्षा का हस्तकौशल ही है और उसका भी स्रोत फ्रोबेल का व्यापार माना जाता है। तो फ्रोबेल महोदय ने ही व्यापार को ध्यान में रख करके शिक्षा देने का काम छोटे से ही शुरू कर दिया। आज नई शिक्षा नीति में भी इस चीज़ को ग्रहण किया गया है। ठीक है। चौथी बात है अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया जाना। भारत में अनिवार्य शिक्षा पर बल दिए जाने की बात भी फ्रोबेल के विचारों से ही प्रभावित है। फ्रोबेल ने अपने देश की सरकार का ध्यान प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की ओर आकर्षित किया और फलस्वरूप कालांतर में समय बीतने के साथ शिशु शिक्षा की अनिवार्यता समस्त देश में स्वीकार कर ली गई। यानी अनिवार्य शिक्षा यानी हर बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, इसको लेकर के मौलिक अधिकार भी बन गए और तमाम प्रकार के संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को वह स्कूल भेजेगा। तो ये सब चीज़ें जो व्यवस्था हुई ये इन्हीं के प्रभाव से हुई। ठीक है, फ्रोबेल महोदय के किंडरगार्टन की प्रणाली जो है बड़ी फेमस प्रणाली रही है, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है इससे। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई इसका दृष्टिकोण यानी विजन क्या था, लिखिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई जिसके तहत आपकी परीक्षा ये सेमेस्टर वाइज हो रही है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ही देन है।
ठीक है। इस राष्ट्रीय शिक्षा का दृष्टिकोण भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बना करके भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में नीति में परिकल्पित है कि हमारे जो संस्थान है उनकी पाठ्यचर्या और जो शिक्षण विधि है वो छात्रों के अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव, बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करेंगे। और सिलेबस भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर दिया गया है। सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर देश गौरव या देश राष्ट्रभक्ति इसके प्रति आपके अंदर थोड़ा सा मूल्य डेवलप होंगे। नीति का दृष्टिकोण छात्रों में भारतीय होने का गर्व ना केवल विचार में बल्कि व्यवहार में भी वो अपने आप को में गर्व करके हम भारतीय हैं, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही साथ ज्ञान कौशल मूल्यों और सोच है भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, अस्थायी विकास, जीवन यापन और वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। तो एक बच्चे को वैश्विक नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि विश्व उसका एक घर है, उसमें भारत देश जो है आपका अपना घर है, परिवार है, और पूरा विश्व भी आपका ही परिवार है, ऐसा डेवलप करना, पर्यावरण को ध्यान में रखना, तमाम प्रकार की ऐसी और भी चीज़ों को एक प्रकार से इसमें ध्यान में रख करके पर्यावरण की राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 2023 में प्रश्न पूछा गया, आपकी बार भी आएगा ये प्रश्न आएगा 100%। प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक ढांचा जो है 5+3+3+4 का, इसका वर्णन कीजिए। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें जो है शुरू से लेकर के जैसे कि आपका 3 साल आपका प्ले ग्रुप हो गया, कक्षा 1 कक्षा 2, ठीक है, ये आपका इसमें आ गए 5 में, 3 में जैसे आपका 3 4 और 5, ये 3 साल 3, ये 3 का मतलब होता है 6 7 8, और ये 4 का मतलब क्या होता है 9 10 11 और 12। इस तरीके से ये इस प्रणाली पर आजकल चल रही है। 18 साल की उम्र के बच्चों और किशोरों को शामिल किया गया इसमें। 18 साल के बच्चों तक आप देखते हैं 18 साल तक ये शिक्षा पूरी हो जाएगी। देखिए 5 3 8 मतलब 5 4 9 और 9 6 15 साल ये हो गया, और 3 साल पर बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। यानी 18 साल के बच्चे के लिए ये एक प्रकार से पूरी व्यवस्था है। क्लियर? 3 साल में बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, नर्सरी केजी, और उसके बाद में आपका एक और क्लास प्ले ग्रुप, ठीक है। तो ये 3 क्लास हो गई, कक्षा 1 2, इस तरीके से आपका एडमिशन होता चला गया, ठीक है। और आप आगे चल करके पढ़ेंगे तो 18 साल तक पहुँचते पहुँचते आप कक्षा 12 को उत्तीर्ण कर पाएंगे। इस ढांचे में 5+ से तात्पर्य होता है 5 साल तक पढ़ाई फाउंडेशन स्तर पर कराए जाने से है। इस स्तर में प्रोफेसर प्राइमरी के 3 साल और प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली तथा दूसरी कक्षा की पढ़ाई शामिल है। अब स्कूली कक्षा को जो है 3 से 8, 8 से 11 और 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है। इसका वर्णन निम्नवत तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया वही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखी हुई है। देखिए सबसे पहली बात है 5 का मतलब क्या है। 5 का अर्थ होता है बेटा फाउंडेशन स्टेज, जिसको आपको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल में बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, जैसे यूकेजी नरकेजी, जो यूकेजी एलकेजी नर्सरी केजी, ये सब जो होता है आपका प्री प्राइमरी वगैरह वो सब। फिर 2 साल कक्षा 1 और 2, ठीक है, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इसमें 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे शामिल होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा सिस्टम आएगा 3 वाला, ठीक है। तो देखिए 5+3, तो अब 5 हो गया, 3 आ गया, अगले बाद में फिर 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा। तो ये हो गया आपका प्रीपरेटरी, ठीक है। प्रीपरेटरी इस स्टेज में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के आधार पर या द्वारा बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि तमाम प्रकार की पढ़ाई करवाई जाएगी। 8 से लेकर के 11 साल के बच्चे जो होंगे, इस उम्र के बच्चे जो होंगे ये इसमें आएंगे। 8 साल से लेकर 11 साल के बच्चे कक्षा जो आपका 2 3 मतलब कि आपका जो 3 4 5 में शामिल है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा आपका जो आता है यानी 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की जो कक्षाएं हैं 3 साल की वो शामिल होंगी। इसमें आपको तमाम प्रकार के विषय पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। इसमें 11 से लेकर के 14 साल के बच्चे शामिल होंगे, ठीक है। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स यानी कि स्किल डेवलपमेंट जो कोर्स है उसको शामिल किया जाएगा। इसमें आपको किसी एक स्किल कोर्सेज में ज्वाइन होना पड़ेगा ताकि आप आगे चल करके कोई ना कोई आपके अंदर एक स्किल रहे ताकि आप कमा खा पाएँ, आप आत्मनिर्भर बन पाएँ, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है यानी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई को 2 स्टेज में होगी। विषयों का अध्ययन कराया जाएगा।
विषयों को चुनने की आज़ादी मिलेगी। और यहाँ पर आपका 15 साल से लेकर के आपका लगभग 18 साल तक ये 4 साल जो है आपका इसमें लगेगा। ठीक है, 15, 16, 17, 18 ये 4 साल आप इसमें पढ़ेंगे। कक्षा 9 में 15 साल के बच्चे, 10 में 16 साल का, 11 में 17 साल का और 18 जो में मतलब कि 18 साल का बच्चा 12 में पढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी व्यवस्था कर दी गई है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है, क्यों कहलाती, समझाइए। अथवा माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को संक्षेप में बताइए। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आएगा। देखिए, माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक संरचना की सबसे महत्वपूर्ण किंतु निर्बल कड़ी बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि माध्यमिक शिक्षा के मतलब कि संख्यात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया, परंतु उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी का ह्रास हुआ है। यानी क्वांटिटी तो बढ़ी है इसमें, लेकिन क्वालिटी घटी है। माध्यमिक शिक्षा हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है, उसका जीवन से कोई संबंध भी नहीं है, वह पुस्तकीय ज्ञान और परीक्षाओं से ग्रसित है। यानी यहाँ पर केवल आपको पुस्तक मिलेगी, सिलेबस मिलेगा और उसी सिलेबस को पास करना होगा, बाकी कुछ इसमें है नहीं। कोई ऐसे आजकल तो ये स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है अब, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं था, तो अब ये चीज़ें ध्यान दी गई हैं। उसकी अनेकों अनेक समस्याएं हैं, जैसे कि तमाम समस्याएं आजकल माध्यमिक शिक्षा में बनी हुई हैं। जैसे पहली बात तो यही उद्देश्यहीनता, बिना किसी उद्देश्य से बच्चे पढ़ते, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 का कोई मतलब ही नहीं है, वो ऐसे पढ़ रहे हैं बस। छात्र अनुशासनहीनता भी है, छात्र एकदम से इसमें अनुशासनहीन हो जाते हैं, टीचर का भी नहीं सुनते हैं। अनिश्चित सीमाएं हैं, निर्देशन कोई डायरेक्शन का अभाव है, बच्चे को टीचर ये भी नहीं बताते कि आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना है। ठीक है, आप ये पढ़ोगे तो ये बनोगे, कोई बताने वाला है नहीं। ठीक है, इसके अलावा सामुदायिक जीवन का अभाव भी इसमें है। ठीक है, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम बनाया है, कोई पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली भी है, परीक्षा प्रणाली भी उतना इफेक्टिव नहीं है। शिक्षण का निम्न स्तर है। ठीक है, पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं होती है। शैक्षिक अवसरों की समानता का अभाव है, यहाँ पर सभी को शिक्षा का सभी समान अवसर भी नहीं मिल पाता। मार्गदर्शन और परामर्श का भी अभाव है, कोई ये नहीं बताता कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, मतलब ये थोड़ा सा गाइडेंस नहीं मिल पाती किसी की। एक रूपता का अभाव है, व्यवसायीकरण की समस्या है। यहाँ पर कोई व्यवसाय पर भी फोकस नहीं किया था। अब एक प्रकार नई शिक्षा नीति में इन बातों पर ध्यान दिया गया, उन समस्याओं को एक प्रकार समझ करके इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। इन समस्याओं के समाधान के संबंध में अनेकों अनेक सुझाव भी दिए गए कई समितियों के द्वारा, परंतु आज भी ये समस्याएं बनी हुई हैं। जब तक माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षा समाप्त नहीं हो जाती और उससे समाज उपयोगी नहीं बनाया जाता, तब तक उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से माध्यमिक शिक्षा की ये समस्याएं थी जो मैंने आपको बताई, कई सारी समस्याएं हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आ चुका बेटा, प्रश्न आपका अगला आ चुका है, उच्च शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। उच्च शिक्षा का क्या उद्देश्य है? हायर एजुकेशन। देखिए, उच्च शिक्षा के उद्देश्य सार्वभौम है, यानी यूनिवर्सल है, सभी को पता है। उच्च शिक्षा के द्वारा राष्ट्रों के बौद्धिकता का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में करना है। भारत में भी उन्हीं सार्वभौम उद्देश्यों को विश्वविद्यालयी शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित किया गया है। ये उद्देश्य निम्न प्रकार से, पहला उद्देश्य है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना। दूसरा है प्रतिभावान युवक युवतियों की पहचान करना और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों के उन्नयन तथा स्वस्थ रुचियों, मनोवृत्तियों और नैतिक और बौद्धिक मूल्यों के पोषण के द्वारा उनकी संभावनाओं के भरपूर विकास में सहायता देना, ये उद्देश्य रहा है। दूसरा एक प्रकार से उद्देश्य रहा है व्यक्ति तथा समाज में सत जीवन के विकास के लिए जिन मनोवृत्तियों की जरूरत होती है, शिक्षकों और विद्यार्थियों में उनके माध्यम से संपूर्ण समाज में उन्हीं मनोवृत्तियों तथा मूल्यों को संवर्धन करना, उनका पोषण करना, ताकि सभी पूरा समाज जो है वो नैतिक मूल्यों का पालन कर सके। ठीक है, इसके अलावा और तमाम प्रकार के उद्देश्य हैं हायर एजुकेशन के। समाज को ऐसे सक्षम स्त्री पुरुष देना जो कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी एवं अन्य विविध वृत्तियों में प्रशिक्षित हो, ट्रेनिंग मिली हुई हो, जो समाज की रक्षा कर सके, समाज को आगे बढ़ा सके। इसके साथ साथ सामाजिक सौदेश्यता की भावना से अनुप्राणित सुसंस्कृत व्यक्ति भी हों। चौथी बात, नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा पोषण करना, पूरे उत्साह के साथ निर्भर होकर के सत्य के अन्वेषण में जुट जाना तथा नई आवश्यकताओं एवं नई खोजों के संदर्भ में प्राचीन ज्ञान और विश्वासों की व्याख्या करना। ये सब जो है ये समाज में हायर एजुकेशन का उद्देश्य रहा है कि समाज को अच्छा बनाया जाए, समाज आगे बढ़ेगा, समाज नैतिक मूल्यों पर काम करे। शिक्षा के प्रसार द्वारा समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना भी हायर एजुकेशन का उद्देश्य है। और सामाजिक तथा सांस्कृतिक भेदों को जो समाज में फैला हुआ है, व्याप्त है, उसको दूर करने का प्रयास भी शिक्षा के माध्यम से ही, हायर एजुकेशन के माध्यम से किया जाता रहा है। लेकिन आजकल क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में समानता की बात पर कम जोर दिया जाता रहा और एक विद्वेष की भावना आपको दिखाई पड़ती है। यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में आप अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखते गुटबंदी चलने लगती है। कोई मार्क्सवादी है, कोई वामपंथी, ये तमाम दुनिया भर के विचारधारा चलती है। 4 प्रोफेसर
अपने आप का एक गुट बना करके जो है 100 बच्चों का अलग गुट बनाए हैं, कुछ वो कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से सब अपनी अपनी विचारधारा को थोप रहे हैं बच्चों पर। बच्चे भी उसी में भ्रमित हैं, जो टीचर के साथ मिला है मौज कर रहे हैं, 4 ठो लड़की बगल में बैठी, 4 लड़के बैठे हैं, आपस में सब बैठ करके पार्क में बातचीत कर रहे हैं। किस पर? बस केवल इन्हीं मुद्दों पर कि भाई ब्राह्मणों ने किनको सताया है, क्षत्रियों ने किनको सताया है, दलितों को किसने सताया है, ठीक है। मतलब इस तरीके से पूरा इसी पर चर्चा करेंगे और इसी पर उनका जो है पूरा दिन पार हो जाएगा। लेक्चर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस हम इसी में फंसे पड़े हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये एक प्रकार से क्यों है, तुलसीदास जी ने क्यों कहा। अरे कहा तो उस समय के लिए कहा, आजकल उस पर चर्चा क्यों आप कर रहे हो? आप किसी नए टेक्नोलॉजी पर चर्चा करो, नए मुद्दे पर चर्चा करो, आप पुराने रूढ़ी रीति रिवाजों पर चर्चा करने में फंसे पड़े हैं, ठीक है। तो लेकिन हायर एजुकेशन का मतलब क्या? समानता स्वतंत्रता की बात करना, और इस समानता स्वतंत्रता की बात करने के चक्कर में लोग गुटबंदी कर रहे हैं और अपने आप को अलग कर रहे हैं, समाज में एक प्रकार समानता की जगह वैमनस्यता फैला रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, उच्च शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित कारणों से उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, सामाजिक व नागरिक दायित्व के बोध हेतु, क्योंकि सामाजिक और नागरिक दायित्व तभी व्यक्तियों को पता चलेगा जब वो एक प्रकार से उच्च शिक्षा को ग्रहण करेगा। जो व्यक्ति ज्ञानी होगा, जो BA BSc करेगा, BCom करेगा, MA MSc MCom करेगा, ये सब पढ़ेगा, वो जानेगा कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, हमारा एक प्रकार से नागरिक दायित्व क्या है, हम भारत देश के नागरिक है तो हमको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें तभी जानेगा व्यक्ति। इसके अलावा विद्यार्थियों में समाज व देश के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के लिए भी जरूरी होता है शिक्षा, हायर एजुकेशन। इसके अलावा सांस्कृतिक धरोहर और प्राचीन ज्ञान के विकास के प्रचार प्रसार के लिए भी हायर एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जीवन मूल्यों में वृद्धि करने के लिए जो ह्यूमन वैल्यूज़ है वो भी आप जान पाएंगे कि मानव मूल्य क्या क्या है, मानव के अधिकार क्या क्या, सब कुछ आप जान पाएंगे। योग, शारीरिक शिक्षा, इसको बढ़ावा देने के लिए भी हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आध्यात्मिकता और भौतिकता तथा प्राचीन और आधुनिकता के समन्वय के लिए भी प्राचीन से मतलब उच्च शिक्षा जरूरी है। और मतलब कि इसके अलावा भाषायिक अनुसंधान के लिए, भाषा में शोध करने के लिए और भी आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम उच्च शिक्षा को एक प्रकार से ग्रहण करें। तो उच्च शिक्षा का ये महत्व है या आवश्यकता है, नीड्स हैं, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। उच्च शिक्षा की विशेषताओं में भी इन्हीं को आप लिख सकते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न आप देखेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, खुले विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। खुले यानी ओपन यूनिवर्सिटीज़ उद्देश्य वही है जो विद्यालय मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ने पत्राचार शिक्षा के लिए किया है। पत्राचार शिक्षा के लिए जो उद्देश्य है वही उद्देश्य जो है खुले ओपन यूनिवर्सिटीज़ के भी वही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य, उन विद्यार्थियों को जो ओपन यूनिवर्सिटी से कोई चीज़ ग्रहण कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना जो सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के कारण से उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश पाने में असफल रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, शिक्षा पद्धति के प्रत्येक क्षेत्र प्रवेश की आयु, पाठ्यक्रम का चुनाव, शिक्षण के सिद्धांत, परीक्षा इत्यादि जो है उसको लचीलापन बनाया गया, उसको सरल बनाया गया ताकि बच्चे पढ़ सके जो नहीं भी पढ़ने में सक्षम है। जनसंख्या के अधिकतर भाग को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना और शिक्षा में असमानताओं को दूर करना। कोई बच्चा बहुत दूर का है, वो आने में सक्षम नहीं है वहाँ तक, तो उसके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सब इसका उद्देश्य रहा है। इसके अलावा वर्तमान शिक्षा की संस्थाओं में सहायक के रूप में कार्य करके शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए प्रयत्न करना, ये भी इसका उद्देश्य रहा है ओपन यूनिवर्सिटीज़ का। इसके अलावा कार्यरत व्यक्तियों के लिए स्नातक और गैर स्नातक डिग्रियों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, यानी ऐसे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए स्नातक यानी कि BA BSc BCom या जो भी हो, गैर स्नातक जो भी MA MSc MCom जो भी कुछ हो, उनके लिए एक प्रकार से डिग्री व्यवस्था करना ताकि वो पढ़ सकें और कम समय में केवल पेपर देने जा सकें, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का प्रयास भी इसका एक प्रकार से उद्देश्य रहा है, ताकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा, कैसे भी पढ़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ेगा, तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी इससे, ठीक है, वैमनस्यता कम होगी। शिक्षा के विस्तार और शोध कार्य के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना, ये भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ का उद्देश्य रहा है, लक्ष्य रहा है, ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है बेटा, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न अगला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख संगठनों पर प्रकाश डालिए। देखिए, मानव विकास संसाधन मंत्रालय जो है, इसका कई जो है संगठन है जो काम कर रहे हैं, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जो है नई दिल्ली में स्थित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को, जिसको मानव शिक्षा मंत्रालय को जो है MHRD मंत्रालय भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, जो मिनिस्ट्री होती है वो शिक्षा मंत्रालय ही है, ठीक है। तो उसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन काम करता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको आप NCERT बोलते हैं वो भी काम करता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का भी काम करता है नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
योजना और प्रशासनिक संस्थान नीपी जिसको बोलते हैं, ये भी इसी के तहत काम करता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो नई दिल्ली में है, ये सब एक प्रकार से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ही संगठन है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी संस्थाएँ हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है परीक्षा में, प्रश्न पूछा सकता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान। प्रश्न क्या बन सकता है बेटा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको आप एनसीईआरटी बोलते हैं, इस पर एक लेख लिखिए। देखिए, एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था और पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के द्वारा पोषित संस्था है। इसकी स्थापना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 1961 को की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होता है और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त 12 सदस्यों को भारत सरकार इसमें मनोनीत करती चुनती है। इसमें अनुदान आयोग यानी कि जो यूजीसी होती है उसका चेयरमैन तथा दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कुलपति होता है उसके भी प्रतिनिधि जाते हैं। ठीक है, यानी यूजीसी के भी एक व्यक्ति यूजीसी चुन करके भेजती है और एक दिल्ली विश्वविद्यालय का जो जो कुलपति होता है वह एक व्यक्ति भेजता है अपने तरफ से। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें शामिल होते लोग। इस परिषद में एनसीईआरटी की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे। इसका जो है कई उद्देश्य इसको बनाया गया था, जैसे कि विद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन तथा अन्वेषण यानी खोज करने के लिए इसकी स्थापना करी गई। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र या विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में या माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा बेसिकली विद्यालयी शिक्षा ही है, तो विद्यालयी शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी एनसीईआरटी की स्थापना की गई करना, जिससे अंतः संवेग कार्यक्रम तथा सेवा पूर्व कार्यक्रम भी सम्मिलित है। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के प्रशिक्षण के सही क्षेत्रों, पाठ्य सामग्री, पठन विधियों, मूल्यांकन, इन सभी के नेतृत्व में इन सभी का नेतृत्व प्रदान करना। कुल मिलाकर के हर एक चीज़ में एक गुणवत्ता भरी एजुकेशन प्राप्त करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी लागू करी गई। एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि जो टीचर जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग है, यानी टीचर का भी एक प्रकार से ट्रेनिंग करी जाए तो उसका भी नेतृत्व करना और विस्तार सेवाएं प्रशिक्षण कॉलेज को उपलब्ध करवाना, ये भी इसका उद्देश्य रहा है। इसके अलावा उच्च शासक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है, उच्च शासक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ताकि वह एक प्रकार से राज्यों के लिए आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों यानी कि क्षेत्रीय महाविद्यालयों की स्थापना कर सके और अच्छे अच्छे टीचर को रख सके और वो पढ़ा सके। राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षणों का आयोजन और उनका प्रकाशन करना भी यूजीसी किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा होता है। और नवीन शैक्षिक विचारों के लिए एक वितरण केंद्र के रूप में काम करना, नवीन शैक्षिक विचारों के लिए, ताकि नए नए शैक्षिक विचार जो उत्पन्न हो उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको किताबों में लिखा जाए। तो एनसीईआरटी की बुक में आप देखते हैं नए नए प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक चित्रात्मक शैली में चीज़ें छपी होती हैं। एनसीईआरटी की बुक बड़ी फेमस होती हैं, लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए भी एनसीईआरटी की बुक का प्रेफर करते हैं, उसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे। प्रश्न है यूनेस्को क्या है, यूनेस्को के कार्य बताएं। देखिए, यूनेस्को गतिविधियां लोकप्रिय शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए ज्ञान की वृद्धि करती हैं, विसरण और निरंतरता बनाए रखने तथा लोगों की आपसी समझ और ज्ञान की उन्नति के लिए उसके कार्य में सहयोग करने में व्यापक आदेश पत्र पर आधारित है। संगठन के द्वारा यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, विशिष्ट अध्ययनों का संचालन किया जाता है, तथ्यात्मक सूचनाओं का वितरण किया जाता है, शब्द और चित्र के द्वारा विचारों के मुक्त प्रवाह का समर्थन किया जाता है, व्यक्तियों व अन्य सूचना सामग्रियों के विनिमय को प्रोत्साहन दिया जाता है, ऐतिहासिक व वैज्ञानिक महत्व की पुस्तकों तथा अन्य कलात्मक कृतियों के संरक्षण जैसे कार्य संपन्न किए जाते हैं। यूनेस्को कहते हैं यूनेस्को के धरोहर में शामिल है, वो शामिल है दुनिया की वो चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं, जो दुर्लभ हैं, उनको एक प्रकार से यूनेस्को धरोहर में शामिल करी जाती है और वो चीज़ एक प्रकार से फिर यूनेस्को जो होता है उस पर काम करता है, उसके जो है उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और भावी पीढ़ी के लिए उसको बचाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, सेक्रेट क्या है, सेक्रेट का पूरा नाम क्या है। देखिए, एससीईआरटी, एनसीईआरटी एक होता है कि एससीईआरटी होता है। एससीईआरटी मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ट्रेनिंग यानी ये एनसीईआरटी होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, वो होता है आपका एनसीईआरटी, लेकिन ये होता है एससीईआरटी यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हिंदी में नाम होता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो राज्य स्तर पर काम करती है। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। यह राज्य सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड है, जिसमें राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकों की व्यवस्था करना, जैसे केंद्र स्तर पर पुस्तकों की व्यवस्था करना एनसीईआरटी करता है, ऐसे राज्य स्तर पर ये करता है, सिलेबस तैयार करना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, ये सब इसमें शामिल है। यह राज्य सरकार को स्कूल शिक्षा से संबंधित नीति आदि मामलों पर सलाह देता है। ठीक है, कि स्कूली शिक्षा में ऐसा करना चाहिए, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए ये एससीईआरटी का गठन किया गया।
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है NIOS ये क्या है। देखिए NIOS का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, राष्ट्रीय मुक्त मतलब कि विद्यालयी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मुक्त मतलब विद्यालयी शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, NIOS का पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा यानी NIOS की विशेषता बताएं। NIOS संगठन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा के अलावा वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं। वोकेशनल जो व्यावसायिक कोर्स हैं वो, इसके अंतर्गत आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं। इसके साथ ही एक भाषा संबंधी विषय भी आपको चुनना अनिवार्य होता है। प्रवेश लेने वाले के लिए अधिकतम आयु की सीमा इसमें कोई डिसाइड नहीं की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसको आप NCTE बोलते हैं, NCTE राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, NCTE नेशनल सेंटर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, अथवा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद बोलते हैं इसको। 2023 में प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, NCTE बोलते हैं, भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 ईस्वी में की गई थी, ताकि टीचर का भी एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाए। टीचर को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब कैसे किस बच्चे के साथ रिएक्शन करना है, सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। इसका उत्तरदायित्व होता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के जो मानक हैं, प्रक्रियाएँ हैं, जो धाराएँ हैं, उनकी स्थापना करना, निरीक्षण करना उन सभी का, और टीचर को भी ट्रेनिंग देना। ठीक है, अगला प्रश्न UGC क्या है। UGC के 2 उद्देश्य अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्य बताइए। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख उद्देश्य और कर्तव्य निम्न है। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो विश्वविद्यालय UGC नेट वगैरह की परीक्षा UGC ही करवाता है। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना हुआ, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विश्वविद्यालयों को परामर्श देना हुआ। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को समान रखने और विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित जो है समस्याओं पर केंद्रीय सरकार को परामर्श देना हुआ, ये UGC ही करता है। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, IQAC क्या होता है। IQAC क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। IQAC क्या होता है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। IQAC का मुख्य कार्य संस्थानों के समग्र प्रदर्शन में सचेत, सुसंगत और उत्प्रेरक सुधार के लिए एक प्रणाली विकसित करना होता है। AICTE का मतलब क्या होता है। AICTE का पूर्ण नाम होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को AICTE बोलते हैं। अगला प्रश्न, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय में। प्रश्न आ चुका है, CBSE की स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में बताएं। देखिए इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, CBSE क्या है। CBSE का गठन हुआ था 1929 में, आज़ादी के बाद पुनर्गठन इसका दोबारा हुआ 1962 ईस्वी में, और 1989 ईस्वी में विधिवत स्थापना इसकी हो जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, किसकी, CBSE की। ठीक है, CBSE एक पैटर्न होता है जो केंद्रीय मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ मतलब की जो एजुकेशन के लिए होता है। ठीक है, CBSE पैटर्न आप जानते होंगे, CBSE UP बोर्ड, तो ये एक बोर्ड होता है केंद्रीय स्तर का। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको आप UGC बोलते हैं, 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आता है। विश्वविद्यालयों में शिक्षण, प्रशिक्षा, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय निर्धारण करना मतलब कि UGC का ही काम है। इसके रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन ये बना। इस आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य शामिल होते हैं। सचिव उच्चतर शिक्षा सचिवालय एवं 8 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त नामांकित ये सब सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के UGC जो होता है विश्वविद्यालय स्तर पर काम करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को अनुदान भी देता है। विश्वविद्यालयों की मानक डिसाइड करता है, सिलेबस वगैरह सभी का समान हो, सभी विश्वविद्यालय आपस में तालमेल रख करके चले, ये सारी डिसाइड जो है ये UGC के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड का मुख्य कार्य होता है राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित करना होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश जो माध्यमिक बोर्ड है, जैसे इलाहाबाद में स्थित है, प्रयागराज में, तो ये उत्तर प्रदेश का, ऐसे ही मध्य प्रदेश का होगा, ऐसे ही बिहार का होगा, तो सभी का अपना अपना बोर्ड होता है। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित विद्यालयों को मान्यता देना, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्तर के लिए पाठ्यक्रम, पुस्तक, ये सब डिसाइड करना, ये उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड का काम
नाम होता है, ठीक है, हर एक राज्य में होता है लगभग में। इस बोर्ड की स्थापना 1921 ईस्वी में संयुक्त प्रांत विधान परिषद के एक अधिनियम के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। इसने 1923 में अपनी पहली परीक्षा आयोजित की थी। आजकल जो परीक्षाएं हो रही वो जो आप देखते हैं ये बोर्ड ये उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड के द्वारा ही संपन्न करवाई थी यूपी की परीक्षाएं, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बस थोड़ी सी क्लास और बच्ची, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, इसी वजह से मैंने सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपका हो रहा है। देखिए प्राचीन भारत में ज्ञान का आशय क्या है। प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली, ज्ञान परंपराएं और भारत में प्राचीन ज्ञान परंपरा क्या है। तो प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली, ज्ञान परंपरा और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती थी। पुराण में ज्ञान को अप्रतिम माना गया है। ब्रह्म पुराण इस अध्याय 1 और 4 आपकी अध्याय संख्या 1 चौथा स्कंद 1 चौथा अध्याय 15वां श्लोक, भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी आदि विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध शिक्षा और शोध के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, सब बताया गया है। यहाँ कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञान अर्जन के लिए आया करते थे। तो ये तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, ये सब एक प्रकार शिक्षा के केंद्र थे। और यहाँ पर भारत में प्राचीन शिक्षा अपने चरम पर थी। विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है परा और आध्यात्मिक विद्या क्या होती है। परा और अपरा विद्या या परा आध्यात्मिक विद्या क्या होती है। परा का मतलब क्या होता है, इस भाग में चारों वेदों का अध्ययन किया था। परा में ये चारों वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये परा विद्या के अंतर्गत आते हैं। इसमें वेदांग, उपनिषद, पुराण, दर्शन, नीति शास्त्र इन सभी का भी समावेश परा विद्या में किया जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। तो इन सभी का अध्ययन होता है। दूसरी शिक्षा होती है अपरा विद्या, प्राचीन काल में होती थी। अपरा माने लौकिक विद्या। इसके अंतर्गत जैसे कि आप देखते हैं इतिहास हो गया, हिस्ट्री, औषधि शास्त्र, अंक शास्त्र, ज्योतिष विद्या, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, तर्क शास्त्र, रसायन शास्त्र, धनुर्विद्या, सर्वविद्या, शल्य विद्या, ठीक है, जो डॉक्टरी वगैरह होती, कल्प विद्या, ये सारी विद्या जो है अपरा विद्या में आती है। अपरा विद्या को लौकिक विद्या और परा विद्या को आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है बेटा, उपनयन संस्कार क्या है। उपनयन संस्कार की अगर बात की जाए, उपनयन का मतलब होता है जब व्यक्ति पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे तो पहले उनका उपनयन होता था, यज्ञोपवीत धारण करते थे बच्चे, तब उनको प्रवेश देता था, यानी कि टीचर। 8 साल पर ब्राह्मण का यज्ञोपवीत और 10 साल पर क्षत्रिय का और 11 साल पर 12 साल पर वैश्य का, ठीक है। 11 पर क्षत्रिय का, 12-13 पर वैश्य का हो जाता था लगभग में, ठीक है, उपनयन संस्कार। तभी वो जो है वैदिक शिक्षा पढ़ने का अधिकारी होता था, गुरुकुल में पढ़ने का अधिकारी होता था। वैदिक काल में बालक के विद्या अध्ययन का औपचारिक प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था, जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, लीडिंग नियर। अतः बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार होता था। और जब बालक के गुरु के पास ले जाते थे, वास्तव में उपनयन संस्कार के उपरांत ही बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करवाता था और ब्रह्मचारी कहलाता था बच्चा। उसी समय से यज्ञोपवीत होता था बच्चे का। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुख शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत होकर के उस बच्चे को पवित्र करते थे, फिर वह वेद पढ़ने का अधिकारी होता था, उसको सारे विद्याओं का ज्ञाता बनाया जाता था। तो इस तरीके से चीज़ें होती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका बेटा, प्रश्न है गुरु की अवधारणा क्या है। गुरु की अवधारणा 2022। प्राचीन समय में समाज में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। वो अपरिपक्व बच्चों का भार अपने ऊपर लेकर के वह उनको योग्य और उपयोगी बनाता था, ठीक है, अपने यहाँ पर रखता था। और बच्चों को व्यवस्था, सब खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ गुरु करता था। बच्चे भिक्षाटन करते थे, ठीक है। गुरु विद्यार्थी को अज्ञान के अंधकार से दूर करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता था। एक मनीषी का कथन है कि ज्ञान रूपी दीपक एक प्रकार के आवरण से आच्छन्न रहता है और गुरु इस आवरण को हटा देता है और प्रकाश की किरणें उसमें फूट पड़ती हैं। यानी गुरु के द्वारा ही एक प्रकार से व्यक्ति के जीवन का अंधकार मिलता है। आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार जो होता है गुरु ही करवाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा आ चुका, गुरुकुल प्रणाली के बारे में बताएं। देखिए वैदिक कालीन शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता रही गुरुकुल प्रणाली। 24 साल की आयु तक छात्र गुरु के घर में रहता है, गुरु के गृह में जाकर के गुरु के साथ रहते थे। ऐसे रामचरितमानस में भी लिखा क्या है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ठीक है। यानी अगर गुरुकुल में व्यक्ति जाते थे, बहुत कम समय में पूरी शिक्षा को, पूरी चीज़ों को समझ पाते थे, सभी शिक्षाएं दी जाती थी इसमें, ठीक है। गुरुकुल नगर के कोलाहल से दूर किसी निर्जन स्थान पर, नदी के किनारे अथवा पहाड़ पर सुंदर प्राकृतिक स्थान पर बनाए जाते थे।
छात्र अपने गुरु के पास उनके परिवार के सदस्य के रूप में रह करके ज्ञान अर्जन करते थे, विद्या अध्ययन करते थे, उससे वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु के आदर्श जीवन का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता था, यानी गुरु का आचरण, गुरु का चरित्र भी ठीक ठाक होता था और उसी का अनुकरण बच्चे करते थे। जैसा गुरु होता था वैसे चेले बनते थे, ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरीके से गुरुकुल पद्धति विद्यमान थी, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हिंदी का पर्चा जो है, हिंदी के पेपर के लिए आप बच्चे जिनका पेपर कल कानपुर विश्वविद्यालय का लगा हुआ 17 तारीख को, वो बच्चे इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वीडियो मैंने बनाई अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का। इसमें से सारे क्वेश्चंस आपके आए थे। राम मनोहर लोहिया पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, पेपर पड़ा हुआ है, सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके जो है एजुकेशन में भी ऐसे आएंगे और कानपुर विश्वविद्यालय हिंदी वाला ये पेपर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं SMS करें 91 61 93 60 62। सभी सब्जेक्ट का आपका PDF जो क्रैश कोर्स का PDF मिल जाएगा आपको। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए सारी व्यवस्था, क्रैश कोर्स की क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सबकी PDF आपको मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट में 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी की PDF मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में मिलेगी। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी आप सेंड करवा सकते हो। तो मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट की आपकी व्यवस्था कर दी गई है। आपकी परीक्षा चाहे MCQs हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा जो है आपकी लिखित हो रही है, सभी के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट से आप जुड़ जाइएगा। और इससे क्या होगा, अगर अभी आप जुड़ेंगे मात्र 100 रुपये खर्च करके, सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस होंगी उसके बारे में आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स लॉन्च किया जाएगा, वो बहुत कम पैसे में होगा, उसकी भी आपकी प्रॉफिट होगी, आप फायदा पा पाएंगे। पहले जुड़ेंगे चैप्टर 1 से लेकर के और लास्ट तक पढ़ेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपकी पूरी व्यवस्था है कि आपकी पहला चैप्टर से लेकर के पूरा चैप्टर खत्म किया जाए, फिर उसके बाद रिवीजन क्लास वगैरह होगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप इसी तरीके से हमारे से जुड़े रहें। हाँ, ये बात और ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा कोर्स है कानपुर विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसके लिए है, सभी विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। जैसे आपका जैसे CSJMU हो गया, छत्रपति CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। CCSU हो गया, ठीक है। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी हो गई, DDU विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, MJPRU हो गई, ठीक है। MJPRU हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गई, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया आपका। इसके अलावा आपके जैसे BU झांसी हो गई, ठीक है, BU झांसी हो गई। इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय बच रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए बच्चे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, उसका तो पेपर लगभग हो चुका है, तो उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित होगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। SMS करिए 91 61 93 60 62 पर और आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।